गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। वी हैव टोटल 10 चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट और 5 बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं। मैंने चैप्टर 5 से स्टार्ट किया था, आज ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत थोड़े से टॉपिक्स थे इसमें। बिजनेस साइकिल, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, आई कैन सी सम न्यू फेसेस इन दी क्लास। क्या उन सबको अच्छे से समझ आ जाए आज? जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी थी, कोई समझाना चाहेगा कि बिजनेस साइकिल होता क्या है? What is a business cycle? Anybody? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बिजनेस साइकिल क्या होती है? इट इज सम कुछ सर्कल। साइकिल का मतलब कुछ सर्कल से था या कुछ और था? व्हाट वाज बिजनेस साइकिल? हाँ जी बेटा, थोड़ा इजी वर्ड्स में बता दें। आप कह तो सही रहे हो, रिदमिक फ्लक्चुएशंस। एग्जैक्टली, हाँ जी। जो भी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड चलता है इकोनॉमी में, कैसे पता चलता है कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है? मतलब क्या चीज़ें अप हो जाती हैं? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। जीडीपी और प्रोडक्शन एक ही बात हो जाती है। जीडीपी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। मैम, शेयर मार्केट में प्राइजेस बढ़ जाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अपवर्ड ट्रेंड मींस एवरीथिंग प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हर चीज ग्रोइंग स्केल पे रहेगी। और डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब है कि एवरीथिंग विल स्टार्ट टू, एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगी, जीडीपी भी गिर रही है, नेशनल इनकम भी गिर रही है। आई थिंक आप लोगों ने कभी एक टर्म सुना होगा, पर कैपिटा इनकम। पर पर्सन की इनकम भी गिर रही है। सब कुछ नेगेटिव होता है। कभी दुनिया में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है, कभी डाउनवर्ड। कोई भी ट्रेंड फॉरएवर के लिए नहीं होता, ना तो अपवर्ड फॉरएवर रहता है, ना ही डाउनवर्ड। इसी को बिजनेस साइकिल बोलते हैं कि बार बार फ्लक्चुएशंस चलती रहती है इकोनॉमी में। कभी अपवर्ड ट्रेंड एक्सपीरियंस करते हैं हम, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ना पेज नंबर 123 से। जिनके पास बुक है मेरी बुक से पढ़ेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से पढ़ेंगे। पेज नंबर 123 में नीचे वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे हम, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। हेडिंग का मतलब कि फ्लक्चुएशंस होती हैं तो क्यों होती हैं। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्लक्चुएशंस आती हैं तो क्यों आती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो क्यों होता है। कितने कॉजेज दे रखे हैं इन्होंने मेन ब्रॉडली? कह रहे देयर आर 2 कॉजेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कुछ गेस कर सकते हो इंटरनल कॉज का मतलब क्या होगा और एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा? इंटरनल कॉजेज का मतलब होगा जो हमारी गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, जो, या आप ये समझो इंटरनल कॉजेज का मतलब ये होगा जो फिर भी हमारे कंट्रोल में है, हम उसको फिर भी कुछ समेट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज जैसे कि आजकल वॉर चल रही है, इंडिया की गवर्नमेंट उसमें, इंडिया में अब एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है ना, एलपीजी सिलेंडर की वजह से क्राइसिस चल रही है। लोग होर्डिंग कर रहे हैं, होर्डिंग का मतलब समझ गए कि जानबूझ के एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हैं। जो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो जानबूझ के बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पे दे रहे हैं, भले ही उनके पास सप्लाई होगी, बट वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। ये एक्सटर्नल कॉज है हमारे लिए। एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहरी दुनिया में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हम भी हो रहे हैं। इंटरनल कॉजेज वो होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और एक्सटर्नल कॉजेज वो होते हैं विच आर आउटसाइड द कंट्रोल। अफेक्ट हम दोनों से होते हैं, अफेक्ट हमारा बिजनेस दोनों से होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है इंटरनल फिर भी हमारे कंट्रोल में, एक्सटर्नल वाला तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। क्या आप ये मान सकते हैं कि एक्सटर्नल कॉजेज हमें तब से अफेक्ट करने लग गया जब से ग्लोबलाइजेशन आई है?
जब से ग्लोबलाइजेशन आई है ना, हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी है दूसरों के लिए, अब हम इतनी ज्यादा उनके पे डिपेंडेंट और ट्रेडिंग करते हैं कि वहां पे कुछ होता है तो उसका असर हमारे कंट्री में भी एक्सपीरियंस होता है। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, स्क्रीन पे देखना मैं कैसे क्वेश्चन बोल रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज? ऑप्शन होगा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वॉर। तो आप क्या टिक करेंगे? वॉर। तो पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम में आता है कि आपको पता होना चाहिए इंटरनल कॉजेस कौन से हैं और एक्सटर्नल। पढ़ते हैं इनके मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। इंटरनल कॉज में पहला क्या दे रखा है? फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। मैं अभी मतलब समझाऊंगी। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक्सटर्नल कॉज होते हैं वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे आप ये बताइए इंटरनल कॉज का दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कॉजेज आर आल्सो नोन एज एंडोजीनियस कॉजेज। साइंस में ना एंडो का मतलब होता है इंटरनल, एक्सो मतलब एक्सटर्नल। तो अगले पेज पे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कॉजेज आर नोन एज एक्सोजीनियस कॉजेज, इंटरनल कॉजेज आर नोन एज एंडोजीनियस। ठीक है, एंडो इज इंटरनल। इंटरनल कॉजेज और एंडोजीनियस कॉजेज। पहला कॉज पढ़ते हैं फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। किसी को इफेक्टिव डिमांड का मीनिंग याद है? आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। इफेक्टिव डिमांड वो कह रहे हैं जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? मतलब एक्सप्लेन करो, या आपने मुझे लिटरल मीनिंग तो बता दिया, एक्सप्लेन करो इसी को इफेक्टिव डिमांड क्यों बोल रहे हैं? जब एग्रीगेट, आप लोगों ने शायद एक टॉपिक पढ़ा होगा एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, तो उसको क्यों नहीं बोलते इफेक्टिव डिमांड, इसी को क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये नहीं है कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है सप्लाई पे। नहीं, आपने जो कहा सही कहा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वाले को ही इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर मार्केट में डिमांड आ रही है 1000 यूनिट की, ठीक है 1000 यूनिट की, लेकिन मेरी दुकान पे सामान 800 यूनिट ही है, मैं कितनी डिमांड को केटर कर पाऊंगी? 800। वो जो 200 आई है वो तो मेरे किसी इकोनॉमी के काम की नहीं है, तो वापस उसको नीचे ले आओ। एक्चुअल इफेक्टिव डिमांड तो 800 यूनिट ही होगी। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जो हम सप्लाई से मीट कर पा रहे हैं। तो तभी उन्होंने क्या कहा, एडी इज इक्वल टू एस, क्योंकि अगर एडी ज्यादा हो या एडी कम हो तो एस। अब आप ये सोचो अगर डिमांड कम भी है, दुकान पे सप्लाई है 1000 यूनिट, डिमांड आ रही है सिर्फ 500 की, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा कितना? 500 ही बिकेगा। ये फालतू की सप्लाई भी किसी काम की नहीं है। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब वो डिमांड होता है विच इज एक्चुअली मेट बाय सप्लाई, जिसको हम पूरा कर पा रहे हैं, वही तो हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि उसी में एक्चुअली में एक्सचेंज हो रहा है ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिटेल में है नहीं इफेक्टिव डिमांड, हम आगे भी नहीं पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर में, बस मैंने वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं जब डिमांड चेंज होती है, किसने बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, अकॉर्डिंग टू केन्स। आप लोगों ने ना 11th-12th में एक इकोनॉमिस्ट का नाम पढ़ा होगा, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ। हमारी बुक में हम केन्स बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। केन्स के बारे में आपने 11th-12th में कुछ खास पढ़ा नहीं होगा, मुझे लगता है कहीं नाम भी नहीं आया होगा शायद। क्या पढ़ा हुआ है? हाँ, केनेजियन थ्योरी। हाँ, केनेजियन थ्योरी, केन्स ने भी काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी, हम पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू केन्स जो भी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होती हैं वो मेनली होती हैं डिमांड की वजह से। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? आपको याद है हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था, आ जाओ बेटा फटाफट आ जाओ। क्या आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले बैक सीट कौन लेता है, या सबसे पहले अफेक्ट कौन होता है राइजिंग प्राइस से? सबसे पहले अफेक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर नहीं होते। प्रोड्यूसर तो वो बर्डन शिफ्ट, अगर प्रोड्यूसर को इनपुट महंगा आएगा ना, वो तो बर्डन शिफ्ट कर देंगे किस पे? कंज्यूमर पे। प्रॉब्लम किसको होती है? कंज्यूमर को। तो सबसे पहले तो अगर डिमांड कम हो रही है ना, जब कोविड में लॉकडाउन भी हुआ था ना, तो बायर्स ही हैं जो घर बैठ गए थे, दे स्टॉप डिमांडिंग गुड्स। नहीं तो दुकानदार का क्या है, वो तो शटर बंद करके भी वो ऑनलाइन घर भेज देते। आई एम श्योर आपको पता होगा कुछ दुकानें ऑपरेट कर रही थी, शटर बंद होता था, पर वो पता क्या बोलते थे कि मैम आप फोन पे ऑर्डर दे दो, हम आपके घर डिलीवर कर देंगे, मैम पीछे वाले शटर से आ जाना, पीछे भी एंट्री है शॉप पे। क्योंकि स्पेशली स्टेशनरी वाली जो शॉप्स थी ना, उनको खोलना तो अलाउड नहीं था, लेकिन डिमांड तो आ रही थी मार्केट में, तो वो उसको कोई ना कोई जुगाड़ करके केटर कर लेंगे, राइट? तो कह रहे केन्स ने ये कहा था
बिजनेस साइकिल का मेन रीजन है डिमांड का इफेक्ट होना। डिमांड कम होती है तो डाउनवर्ड ट्रेंड, डिमांड बढ़ती है तो आपके एग्जाम, अच्छा मैंने एक चीज तो लिखी नहीं, कोई अटेम्प्ट नहीं होता जिसमें इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। इस टॉपिक में बहुत कुछ है पूछने वाला लायक, एंड एवरी टाइम दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कौन सा इंटरनल कॉज है, कौन से एक्सटर्नल कॉज है, हमें हेडिंग्स पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनल कॉज का दूसरा नाम है एंडोजीनियस कॉज। देन फ्लक्चुएशन इन डिमांड इज रिस्पॉन्सिबल, ये किस इकोनॉमिस्ट ने कहा है? केन्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहे फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। आपको याद है देयर आर 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। पहले वाला पॉइंट हाउस होल्ड से रिलेटेड था, हाउस होल्ड डिमांड करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट फर्म से रिलेटेड है। तीसरे वाला पॉइंट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। कह रहे हाउस होल्ड से भी हम अफेक्ट होते हैं अगर फर्म्स इन्वेस्टमेंट भी करना बंद कर दें। आपको याद है हमने पढ़ा था अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन तो तभी स्टार्ट होता है जब बिजनेस हाउसेस भी अपना बिजनेस वाइंड अप कर दे, राइट। वो हमने पढ़ा था रिसेशन आ जाता है उसकी वजह से। डिप्रेशन कब आता है? जब बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट कम कर दे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रही है ना, कह रहे अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टमेंट इज द प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। कह रहे अब आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि केन्स ने किसको रिस्पॉन्सिबल किया था, तो आप बोलोगे डिमांड को। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आया कि प्राइम कॉज किसको माना जाता है एज पर सम इकोनॉमिस्ट, तो आप टिक करोगे फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? कह रहे इट इज द मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एडी। मोस्ट वॉलेटाइल मतलब मोस्ट चेंजिंग, मोस्ट वॉलेटाइल मतलब मोस्ट सेंसिटिव कह लो। डायनामिक वर्ड समझते हो, जो बहुत ज्यादा चेंज होती है। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 12th स्टैंडर्ड में। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ती है उसकी वजह से इनकम बहुत, वी वांट इनकम टू चेंज, वी वांट इन्वेस्टमेंट टू चेंज, कि जरा सी भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसका हमारी इकोनॉमी पे असर बहुत पॉजिटिव होगा। और सिमिलरली उल्टा भी होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट होनी कम हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी में इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हेडिंग्स याद रख सकते हैं हम? फ्लक्चुएशन थ्योरी पेपर तो है नहीं कि आपको हेडिंग्स लिखनी है, हेडिंग्स तो ऑलरेडी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं लिखी हुई होंगी। आपको चूज करना होगा कि करेक्ट क्या और रॉन्ग क्या, राइट। पहला क्या था? डिमांड से रिलेटेड, दूसरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तीसरा गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लाइन कट कर सकते हैं। मैं अगर कुछ कट कराऊंगी तो आप कट करेंगे। मैं कुछ मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, क्या बोला था मैंने? मेरी क्लास में कैरी अ हाइलाइटर। मैं स्क्रीन पे कुछ हाईलाइट कर दूं इट मींस इट इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। प्लीज नेक्स्ट क्लास से मेक श्योर यू कैरी अ हाइलाइटर। मैं जो स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूं उसको आप अपनी बुक में हाईलाइट कर देंगे मेरे बिना बार बार कहे। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज 2 तरह की होती हैं मेनली, वैसे तो बहुत टाइप्स की होती है, बाद में पढ़ेंगे। मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, मॉनेटरी और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम, एक और भी नाम, एक और नाम, बजटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी। लिख लेना, फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, गवर्नमेंट बनाती है ये। आरबीआई और गवर्नमेंट तो हमारे इंटरनल ही हैं, तो ये जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो एक इंटरनल कॉज है। आपको लगता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्री को कोई फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे तो हमारे कंट्री का बिजनेस लेवल भी चेंज होगा। आपको लगता है गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करती है तो उससे हमें फर्क पड़ता है? टैक्सेस बढ़ा देगी तो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो, टैक्सेस बढ़ा देगी तो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आरबीआई क्या टूल्स वैसे ना हमने मॉनेटरी पॉलिसी को चैप्टर 8 में, फिस्कल पॉलिसी को चैप्टर 7 में डिटेल में बाद में पढ़ना है। आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसमें इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह चेंज करती है, तो इकोनॉमी की मनी सप्लाई चेंज हो जाती है, पैसा लोगों के पास या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इंडिया में जो पॉलिसीज बना रहे हैं ये लोग जिम्मेदार हैं कि बिजनेस डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुड ग्रो अपवर्ड ट्रेंड, वो ये जिम्मेदार है। अगर इनकी पॉलिसी फेल हो रही है तो वो एक्सटर्नल कॉज नहीं है, वो एक इंटरनल कॉज है। नेक्स्ट, मनी सप्लाई। आपको लगता है कि कंट्री, पहले तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन, व्हाट इज मनी सप्लाई पढ़ा हुआ है आपने 12th 11th 12th में? व्हाट इज मनी? हाँ जी, यहाँ से भी कोई कुछ कह रहा था।
बिल्कुल सही। पब्लिक के पास जो पैसा होता है, मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ एट अ at a particular point of time. मनी सप्लाई होती है मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज टेल मी, आप और मैं इंडिया के पब्लिक का पार्ट है। आपका और मेरा पैसा मनी सप्लाई में काउंट होगा? कौन से वाला पैसा, जो आपके और मेरे इस समय बैग में है, पॉकेट में है, या जो आपके और मेरे सेविंग अकाउंट में है, वो भी काउंट होगा? वो भी काउंट होगा, क्योंकि मैं जब चाहे उसको यूपीआई के थ्रू पेमेंट विड्रॉ भी कर सकती हूँ एटीएम से। तो आपके और मेरे पास जो भी करेंसी है हमारे घर में, हमारे हाथ में, आपके और मेरे जो अकाउंट में पैसा पड़ा है, सेविंग हो, और कौन से अकाउंट्स हैं, एफडी हो, करंट अकाउंट हो, किस एफडी भी होता है बेटा अकाउंट? एफडी उसमें होता है ना। आपने शायद मनी सप्लाई के बड़े पैरामीटर्स होते हैं, M1, M2, M3। तो जब हम ब्रॉड मनी की तरफ चलते हैं तो एफडी भी काउंट होती है। क्या काउंट नहीं होता है? ये यार तुम लोग ना इतनी कॉम्प्लेक्स, थोड़े इजी वर्ड्स में बताओ ना। मैंने अभी इजी वर्ड्स में बताया कि आपके और मेरे पास जो कैश है, अगर बैंकों में पैसा, वो काउंट होगा। किसका पैसा काउंट नहीं होगा? रहे वो इंडिया में ही रहे, लेकिन उनका पैसा काउंट नहीं होता। गवर्नमेंट का। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट के अकाउंटों में जो भी पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास पैसा जाता है। वैसे आप और मैं टैक्सेस देते रहते हैं, इनके पास पैसा होता है। इनके पास जो भी पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। ऑल्दो जब वो हम पे खर्च कर देंगे, सैलरी पे कर देंगे, किसी के हाथ में आ जाएगा, फिर वो मनी सप्लाई का पार्ट हो जाए। इसीलिए मनी सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि एवरी डे तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी मनी सप्लाई का पार्ट है, कभी नहीं है। ठीक है, और कौन है जिसके पास पैसा है इंडिया में लेकिन वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है? एक तो आपने मुझे सही बताया, गवर्नमेंट का पैसा नहीं काउंट होता, और आरबीआई के पास जो पैसा है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। आरबीआई, अच्छा वैसे क्यों नहीं है? ये गवर्नमेंट और आरबीआई को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं बेचारे पब्लिक से? बिकॉज दे themselves आर द प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स ऑफ मनी। दे आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, दे आर नॉट दी कंज्यूमर्स। तो वो तो जितना चाहे अर्थात पैसा, उनका पैसा काउंट करने लग गए तो उनकी तो पूरी प्रिंटिंग मशीन ही काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो जितना चाहे करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। और कौन? आरबीआई के पास जो पैसा है वो काउंट नहीं होगा। और एग्जैक्टली, वेरी गुड। कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा है वो भी काउंट, बट मेरा एक डाउट है, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा दिया किसने है? ओह, कमर्शियल बैंक्स को पैसा दिया किसने है? आरबीआई ने थोड़ी ना दिया है, पब्लिक ने, हमने दिया है। आरबीआई ने नहीं दिया, हमने उनको पैसा दिया है। तो मेरा एक ये डाउट है, अगर मैं एसबीआई की बैलेंस शीट देखूं तो उसमें लाइबिलिटी साइड पे आप और मैं होंगे। आप और मैं होंगे ना। हमारा जो सेविंग अकाउंट होगा हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए। ठीक है, आपका और मेरा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी। तो कह रहे हैं आपके अकाउंटों में जो भी पैसा है वो तो मनी सप्लाई का पार्ट है। तो फिर कौन सा पैसा जो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है? जो जो लोन दिए लोगों को। बेटा लोगों के पास पैसा आ गया वो मनी सप्लाई का पार्ट है। लोगों के पास जो पैसा आ गया वो मनी सप्लाई का पार्ट है। वो आपका अपना पैसा हो, लोन का पैसा हो, डजेंट मैटर, जब तक कि वो बैंक, एसबीआई के बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना, जब वो एसबीआई के पास जो पैसा है ना, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। मनी सप्लाई, अभी जो आपने बोला ना कि वो लोन की फॉर्म में आ गया, पहले किसके पास था वो पैसा? एसबीआई के पास। पहले वो पैसा एसबीआई के पास, आप समझ रहे हो, लेंडेबल फंड्स पड़े कि आ जाओ प्लीज लोन ले, फोन भी आते हैं ना, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। जिस दिन आपने ले लिया वो आपके हाथ में आ गया, वो मनी सप्लाई का पार्ट हो गया। लेकिन जब तक वो मेरे पास पड़ा है तब तक वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। अभी किसी एक बच्चे ने बोला था इंटर बैंक डिपॉजिट्स, इसका भी मतलब समझा दो। अगर एसबीआई की बैलेंस शीट में एक्सेस का कोई अकाउंट चल रहा है, इन्होंने आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रखी है बैंक टू बैंक वाली, तो वो भी मनी सप्लाई का पार्ट, क्योंकि एक्सिस बैंक भी पब्लिक का पार्ट नहीं है। तो एक्सिस के बैंक के अकाउंट, एक्सिस ने एसबीआई के पैसे देने हैं, एसबीआई ने। अच्छा वैसे ऐसा हो सकता है कि एसबीआई में आपने और मैंने तो अकाउंट खोल रखा है, एक्सिस ने भी खोल रखा हो। यस, इन लोगों की आपस में ट्रांजैक्शन होती रहती हैं। आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि आप एक दूसरे से भी लोन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, आप ये बात अग्री करते हैं कि एसबीआई के पास ना डिमांड सबसे ज्यादा आती है, बिकॉज एसबीआई पे हम भरोसा सबसे। तो एसबीआई के पास कोई लोन लेने आया, अब एसबीआई के पास नहीं है पैसे, तो एसबीआई एक्सेस को कॉल करेगा, सर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, आप हमें दे दीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे, थोड़ा हम रख लेंगे। पब्लिक भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। समझ आ गया? तो ये लोग इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी करते हैं, ये सारी चीजें ना
मैंने वैसे अभी बता दिए हैं, ऑल्दो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। अभी मैंने आपको एटलीस्ट आपके दिमाग में थोड़ी सी इमेज आ गई है मनी सप्लाई क्या होती है, जो पैसा लो। बट अब मेरा ये क्वेश्चन है, लोगों के पास कितना पैसा है, इससे भी बिजनेस का मूवमेंट डिपेंड करता है। पैसा ज्यादा होगा तो अपवर्ड ट्रेंड, कम होगा तो, क्योंकि पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, राइट। किसने कहा था कि मनी सप्लाई मैटर करती है? इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना है, हॉट्रे ने ये कहा था कि ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है भाई? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रेड साइकिल का दूसरा नाम ही हॉट्रे ने कहा था कि बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है। मॉनेटरी का मतलब इट इज रिलेटेड टू मनी सप्लाई। मॉनेटरी मतलब इट इज रिलेटेड टू मनी सप्लाई। अगर आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखी हुई आई कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी कॉन्सेप्ट एज पर डैश, तो यू विल टिक हॉट्रे, यू विल टिक हॉट्रे। सिक्स्थ पॉइंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल क्या होता है? मेंटली। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है हमारी सोच क्या चल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कोविड वाले साल में तो हम सबकी सोच बड़ी नेगेटिव हो गई थी। किस सेंस में? कि अब तो शायद बिजनेस कभी खुलेंगे ही नहीं, अब तो बिजनेस चलेंगे ही नहीं, रेंट पे दुकान रखने का कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो। दुकानदार भी यही सोच रहे थे, एम्प्लॉयज को जॉब से हटा दो, हम तो इतने खर्चे बियर कर नहीं सकते हैं। घर वाले ये सोच रहे थे कि अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कल को क्या होने वाला है। साइकोलॉजिकल होता है हमारी उम्मीदें, एंटिसिपेशंस, एक्सपेक्टेशंस, हमारी थिंकिंग, क्या एनवायरमेंट चल रहा है। इसमें तो 3 इकोनॉमिस्ट का नाम है। इन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। पिगू ने क्या कहा था? कह रहे मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशंस ऑफ बिजनेस। एंटिसिपेशन का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी? बिजनेस की सोच क्या चल रही है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमिज्म? पॉजिटिव। पेसिमिज्म? उनकी सोच क्या चल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव सोच के साथ कर रहे हैं तो जीडीपी ग्रो हो जाएगी, नेगेटिव सोच के साथ कर रहे हैं तो जीडीपी फॉल डाउन हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया कि किस इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि बिजनेस की एंटिसिपेशंस पे डिपेंड करता है, तो यू विल टेक एज पर पिगू। अकॉर्डिंग टू स्कम्पीटर, एक चीज मेरी सुनना, मैं क्या कह रही हूँ, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है स्कम्पीटर से रिलेटेड, उसमें इनोवेशन वर्ड जरूर होगा। कोई भी वर्ड आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें इनोवेशन वर्ड जरूर होगा। कंप्यूटर ने इनोवेशन होता क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन? जो पहले थी ही नहीं। इन्वेंशन होता है एक ऐसी चीज बनाना जो पहले कभी थी ही नहीं, और इनोवेशन, इनोवेशन होता है एग्जिस्टिंग चीजों में ही कोई ना कोई चेंज लेकर आना, राइट। आपको लगता है कि अब जब नई चीजें आती है मार्केट में, आईफोन 17, आईफोन 18 आएगा, तो उससे एक बिजनेस को बूस्ट मिलता है इकोनॉमी में? क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा लोगों की पॉकेट्स में था वो एकदम से मार्केट में आ गया। वो आईफोन वाली दुकानों पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, मनी सर्कुलेट हो गई। पहले वो 1 लाख रुपए आपकी जेब में थे, अब वो किसी और की, वो बंदा भी आगे खर्च करेगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। कह रहे जब नए प्रोडक्ट्स, एंड आई थिंक कंज्यूमर ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, उनकी उम्मीदें खत्म नहीं होती, तो अगर आप कंज्यूमर को कुछ नई चीज ला के दोगे तो इकोनॉमी के चलने के चांसेस ज्यादा है। एज पर कंप्यूटर, बिजनेस, अगर आपको एक बार जरा इमेजिन करो, पिछले साल आईफोन 17 आया था। अगर आईफोन, एप्पल आज के बाद से आईफोन लॉन्च करना बंद कर दे, बंद कर दे लॉन्च करना, क्या जिंदगी भर हम 17 खरीदते रहेंगे या एक टाइम पे ये कंपनी बंद हो जाएगी? वी ऑलवेज नीड न्यू प्रोडक्ट्स, वी नीड न्यू प्रोडक्ट्स। एक साल ये लॉन्च नहीं भी करे, बर्दाश्त हो जाएगा शायद लोगों को। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि लोग दूसरी जगह स्विच करना चाहे, क्योंकि दूसरी कंपनी तो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर ही रही है ना, फिर वो उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। कोई सैमसंग का नया फोन आ जाएगा, कोई उसका। दे नीड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज बिजनेस को गिरने में देर। कह रहा एज पर कंप्यूटर जो भी बिजनेस साइकिल्स होती हैं वो इनोवेशन। इनफैक्ट एक चीज और हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, कंप्यूटर ने ये कहा था कि जब इनोवेशन आती है ना, तो नए नए प्रोडक्ट्स का तो बिजनेस हिट होता है, पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। डू यू अग्री? व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स कम इनटू पिक्चर, न्यू प्रोडक्ट्स हाईलाइट हो जाते हैं, पुराने प्रोडक्ट्स की मार्केट, इट ऑल्सो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑल्सो ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स। आउटडेटेड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स का एक बूम आ जाता है मार्केट में। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, कॉबवेब थ्योरी क्या होती है? गिवन बाय निकोलस कार्लडोर। अब आप ये कहोगे मैम इतने सारे नाम हैं, मैं आपको बताऊं। फर्स्ट पॉइंट में
बोलना नहीं, मेरी सुनना। फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, केन्स। सेकंड में लिखा था फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, इट इज द प्राइम कॉज एज पर सम इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मनी सप्लाई, हॉटरे ने बताया है। फिर हमने पढ़ा, पिगू ने बताया एंटिसिपेशंस के बारे में, कंप्यूटर ने बताया इनोवेशन के बारे में, और कॉबवेब थ्योरी दी है निकोलस कार्डो, ठीक है। मैंने बिना बुक में देखे, बिना स्क्रीन पे देखे अभी सारे इकोनॉमिस्ट का नाम बता दिया। आपको क्या लगता है मुझे अभी अभी याद हुआ होगा? यार मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये चीजें याद हो गई हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया कि मुझे याद हो सकती है तो आपको भी याद हो सकती है। प्लीज डोंट थिंक कि एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, और आपको ये टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, यार इतने सारे नाम कैसे याद होंगे। मैं याद कर सकती हूँ तो आप भी याद कर सकते हो। मैम आपने कैसे याद करा है? बार बार पढ़ के। आप भी कैसे याद करेंगे? बार बार पढ़ के। आज आपको लग सकता है ओहो इतने सारे नाम है, बट ट्रस्ट मी एवरी बैच में बिजनेस साइकिल इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। अभी आपको टफ लग सकता है, और 5 दिन बाद, 2-3 दिन बाद जब इसका टेस्ट होगा ना, उसके बाद आसान लगने लग जाता है। बिकॉज टेस्ट होगा तो घर पे आप पढ़ाई करेंगे, फिर जब आप टेस्ट भी देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आपको ईजी लगने लग जाता है। एंड डोंट वरी, हर चैप्टर में इतने इकोनॉमिस्ट के नाम नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा ही है। हर चैप्टर में नहीं है इतने ने। हर चैप्टर में बार बार केन्स का ही नाम आएगा, ठीक है। या आएंगे भी नाम तो बर्दाश्त हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। आप ये लेके चलो, आपका इको का पेपर 100 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ईयर्स वाले, कौन से ईयर में कौन सी बुक लिखी गई है, बुक वाले, या ऐसे इकोनॉमिस्ट वाले, थ्योरी वाले, ठीक है। पूरा पेपर ऐसे क्वेश्चन से भरा हुआ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करते हैं, और याद हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें आता नहीं होता, तो हम याद तो करेंगे, जितना हो सके हम उतना करेंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, कॉबवेब थ्योरी होती क्या है? हमारे सिलेबस में कॉबवेब थ्योरी दे नहीं रखी है। एक बड़ा छोटा सा वर्ड दे रखा है, कह रहे बिजनेस साइकिल्स रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइजेस इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन। पहली चीज, कॉबवेब थ्योरी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या आप लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट? नहीं भी याद हो चलेगा, आपने पढ़ा होगा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कभी आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। कॉबवेब थ्योरी ने पता क्या कहा था? मुझे इस लाइन का मतलब बता सकते हो? प्रेजेंट प्राइजेस इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन, क्या मतलब होगा इस लाइन? किसके प्राइजेस हैं? आज जो प्राइजेस हैं, मेरे को एक बात बताओ, प्रोड्यूसर को फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा चिंता होती है कि मुझे इनपुट कितने का पड़ रहा है। अगर इनपुट सस्ता पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैं फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी कम कर दूंगी। इनपुट महंगा पड़ रहा है तो शायद मेरे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, मैं उस चीज को खरीदना बंद कर दूंगी, शायद एक टाइम बाद बनाना बंद कर दूंगी, क्योंकि इनपुट महंगा हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, फिर शायद कंज्यूमर उसको खरीदे ही ना। तो प्रोडक्शन थ्योरी ये बताती है कि प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करता है, या आप ये समझो इनपुट के प्राइजेस पे भी डिपेंड करता है। हम ना आप लोगों ने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एक टॉपिक होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स। आप इनपुट्स डालोगे तभी तो आउटपुट आएगा, इनपुट ही नहीं खरीदोगे तो आउटपुट ही नहीं आएगा, राइट। सो इनपुट का प्राइस डिपेंड करता है कि कल को प्रोडक्शन होगी या। अभी तक हमने कौन से कॉजेस पढ़े? इंटरनल। अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का दूसरा नाम क्या है? एक्सोजीनियस। हेडिंग्स पढ़ते हैं, वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। वॉर की वजह से क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि आजकल जैसे वॉर चल रही है, डर का माहौल है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना डिक्लेयर हो जाए? इनफैक्ट पिछले साल भी एक वॉर हुई थी मई में। नहीं नहीं, इंडिया में। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए। तो उस समय हम इंडियंस बड़े खुश होते थे कि ओहो उनकी मिसाइलें मार दी, वाह इंडिया के पास तो बहुत कुछ है, यू नो वी फील सेफ एंड प्राउड कि हाँ। आपको आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट हर वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट कर रही होगी? आपको लगता है कि इंडिया में हर वक्त वॉर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या गवर्नमेंट सिर्फ हॉस्पिटल बनाने में ही लगी हुई है? वॉर गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। हम जो उनको टैक्सेस के फॉर्म में पैसा देते हैं ना, आपको और मुझे पता नहीं चलता, लेकिन वो हर वक्त डिफेंस के गुड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर एक बारी वॉर छिड़ गई और अगर हम एक ही बारी में सब खत्म हो गए तो इतने सारे पैसों का कोई फायदा। आई थिंक आप और मैं भी हमारे घर में ठीक है खाने पीने की चीजें रखते हैं, बट वी ऑल्सो ट्राई कि हमारा घर सेफ भी हो, कि हर तरफ से लॉक्ड हो। आजकल तो काफी लोग सीसीटीवीज भी इंस्टॉल करते हैं। वी नीड डिफेंस सिस्टम ऑल्सो, सिक्योरिटी ऑल्सो। कह रहे अगर दुनिया में वॉर होती है ना, फिर हमारी कंट्री भी अफेक्ट होती है, क्योंकि फिर इंडिया का गवर्नमेंट का ध्यान कंज्यूमर गुड्स से हट के वॉर गुड्स की तरफ चला जाता है। अब ये वॉर गुड्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि दुनिया में वॉर चल रही है। अगर पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी ना, फिर वॉर गुड्स की प्रोडक्शन
थोड़ी कम हो जाएगी। अब वॉर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ क्यों गई है? बिकॉज माहौल ऐसा बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। कह रहे देन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कह रहे फिर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, कंज्यूमर गुड्स की भी कम हो जाएगी, गवर्नमेंट का ध्यान किस तरफ चला जाएगा? वॉर गुड्स की तरफ। एंड वॉर गुड्स में एक प्रॉब्लम है कि आप और मैं, पब्लिक, आम जनता उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करती है। हमें चाहिए तो क्या? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन गवर्नमेंट बना क्या रही है? वॉर गुड्स। पर गवर्नमेंट को बनानी वो भी उसकी मजबूरी है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है कि वॉर जब हो जाती है उसके बाद हालात एक दिन में ठीक हो जाते हैं या वक्त लगता है? आई थिंक लॉकडाउन भी जब हुआ था, कोविड हुआ था, उसको ह्यूमन वॉर कहा जा रहा था। ह्यूमन वॉर समझ गए? कि चाइना वालों की आर्मी ने हमारे मुंह पे आके हमें नहीं मारा था, बट उन्होंने हमें मारने की ही कोशिश करी थी बाय ह्यूमन बींग्स। कि उन्होंने एक ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट कर दिया, उसको इंडिया भेज दिया कि वो सबको इन्फेक्ट कर देगा और एक मास पॉपुलेशन मर जाएगी। चाहते तो वो ये थे, मतलब वो बुरे बने बिना हमें मारना चाहते थे कि ताकि उनका नाम भी ना आए और इंडिया का खात्मा भी हो जाए, कि वो खत्म हो जाए, इतनी मास पॉपुलेशन उन्हें ये लगा था। तो आपको क्या लगता है कोविड में जब ये वॉर हुई थी, ह्यूमन वॉर, उसके बाद हम 2 दिन में हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई थी? थोड़ा टाइम लगता है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। कह रहे वॉर के बाद इकोनॉमी को वापस उठने में भी थोड़ा समय लगता है। तो डाउन मतलब वॉर के बाद भी डाउनवर्ड ट्रेंड चलता ही रहेगा। अभी आजकल जितना भी लॉस हो रहा है रशिया, यूक्रेन, ईरान में, एक दिन में ये वापस बूस्टअप, इट विल टेक टाइम। थर्ड, टेक्नोलॉजी शॉक्स। ये तो पढ़ो, बहुत इजी है, एग्जाम्पल रीड करो। कह रहे मोबाइल फोन के आने की वजह से एक इंडस्ट्री है जिसको बूस्ट मिला। समझ गए इसका मतलब क्या है? एयरटेल, जियो। आई थिंक कोविड में भी मिला। लॉकडाउन हुआ तो हर लोगों ने अपने घर में वाईफाई लगा लिया। पहले लोग डिपेंडेंट थे अपने ऑफिसेज के वाईफाई पे, अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया, हर किसी को एक स्ट्रांग वाईफाई चाहिए अपने ही घर में। वाईफाई की कंजम्पशन बढ़ गई, इंटरनेट की कंजम्पशन बढ़ गई। स्कूल्स घर से चल रहे हैं, मोबाइल से चल रहे हैं, मोबाइल भी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, वाईफाई। एक मोबाइल लॉन्च हुआ है, उसकी वजह से बूस्ट किसी और इंडस्ट्री को भी मिला है। आप ये मत समझना टेक्नोलॉजी शॉक कोई बुरी बात बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी शॉक का मतलब यही होता है। आप मुझे एक बात बताओ, जब मोबाइल फोन आए थे तो कौन सी इंडस्ट्री खराब हो गई? पहले लैंडलाइन फोन्स होते थे, आपको पता है, वो वायर से होते थे, लैंडलाइन वाले फोन, वो बंद हो गए। पहले तो पता है हर घर में एमटीएनएल का फोन होता था। मैंने तो अपने बचपन में देखा है एमटीएनएल। इंडिया जैसे एयरटेल है, जियो है, ये तो प्राइवेट कंपनीज हैं। एमटीएनएल, बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनीज है, टेलीकॉम। उनका फोन होता था और बढ़िया चलता था। मैंने तो अपनी पता नहीं कितनी गप्पे मारी है दोस्तों से एमटीएनएल के फोन पे, फ्री कॉल्स होती थी उसमें। उसमें पता नहीं क्या होता था, 100 फ्री कॉल्स हैं, कुछ कॉल्स ना फ्री होती थी। नहीं सॉरी, याद आया, एमटीएनएल टू एमटीएनएल पूरा फ्री होता था। तो अगर आपके घर में भी एमटीएनएल फोन है, मेरे घर पे भी एमटीएनएल फोन है, तो हम जितनी देर चाहें गप्पे मार सकते हैं। हम लिटरली फोन पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पढ़ाइयाँ करते थे। मेरे को याद है, जैसे आजकल तुम्हारे फोनों में एक ऑप्शन होता है ना कि आप उसको साइलेंट पे कर सकते हैं, तो हमारे एमटीएनएल फोन्स में भी ये फीचर होता था कि आप उसकी आवाज बिल्कुल कम कर दें, तो वो रिंग भी होता था, तो घर पे रात को किसी को सुनाई नहीं देता था। तो हम रात को, क्योंकि पढ़ाई कर रहे होते थे, आदत थी 10th के बाद रात को पढ़ने की, तो हम रात को उस पर पढ़ाई करते थे। आज की जैसे ही मोबाइल फोन आया, एमटीएनएल फोन की तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गई। तो शॉक, कुछ बिजनेसेस बंद हो जाते हैं और कुछ बिजनेसेस ग्रो हो जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी फैक्टर को एक्सटर्नल कॉज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेचुरल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेदर, उसके लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। जो भी क्लाइमेट चेंज आएगा, अभी अप्रैल में बेमौसम बारिश हुई है, ओले पड़े हैं कई हरियाणा में, पंजाब में, इसकी वजह से क्रॉप्स खराब हुआ है, फसल खराब हुई है। अब फसल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है। दिस इज एन एक्सटर्नल कॉज बिकॉज इट इज आउटसाइड आवर कंट्रोल। देखो लिखा भी हुआ है, वेदर की वजह से कौन अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको क्यों एक्सटर्नल कॉज बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है। मुझे इस लाइन का मतलब बताना।
कह रहे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है पर प्रोडक्शन गुड्स की उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इट विल लीड टू लेसर सेविंग्स। लेट अस अज्यूम फैमिली में एक फादर हैं, हेड ऑफ द फैमिली, अर्नर भी यही हैं, वाइफ हैं और एक सन है। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं ये। प्लीज टेल मी अप्रोक्सीमेटली तीनों के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं? मतलब ये तीनों 33,000 के गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, ये पूरा घर। ऑल्दो इनकम थी कितनी उनकी? 1 लाख, लेकिन क्योंकि इन पे डिपेंडेंट थे 2 लोग और, तो पर हेड 33,000 इनकम आ रही है। लेट अस अज्यूम अब इनकी एक डॉटर भी हो गई है और इनकम अभी भी सेम है। क्या लोगों की इनकी इनकम कम हो जाएगी? पहले इनके हिस्से में 33, अब सबके हिस्से में, वो यही कह रहे हैं। कह रहे हैं हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है और जीडीपी कम बढ़ रही है। अगर ऐसा होगा तो सेविंग्स फिर हमारी इकोनॉमी में कम। व्हाट डू यू वांट? आपके घर में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े या इनकम? इनकम ज्यादा बढ़े और पॉपुलेशन उसके कंपैरेटिवली कम, तभी तो हम सेविंग्स कर पाएंगे, नहीं तो हमारी सेविंग्स बिल्कुल ही खत्म होती जाएंगी। वो यही कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है जीडीपी से, इट विल लीड टू लेसर सेविंग्स। फिर क्या फर्क है? अगर सेविंग्स नहीं आएंगी बैंक में तो इन्वेस्टमेंट कम होएगी, मनी मल्टीप्लाई कम होएगी। समझ आ गया? गवर्नमेंट वांट्स दैट पीपल शुड सेव मनी। मुझे एक बात बताओ, कोविड में भी किन लोगों की टेंशन हुई थी गवर्नमेंट को? सुपर रिच लोगों की या बिल्कुल ही हैंड टू माउथ? हैंड टू माउथ। वो लोग बाहर जा रहे थे, दे नीडेड फूड, दे नीडेड हेल्थ फैसिलिटीज। जिनके पास इनफ सेविंग्स है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते। गवर्नमेंट पे बर्डन कौन बनते हैं? जिनके पास सेविंग्स नहीं होती है। कह रहे अगर ऐसा हुआ तो देयर बी स्लो डाउन। वैसे इंडिया में आजकल हो क्या रहा है? पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है या जीडीपी? पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, मतलब रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हाईलाइट वगैरह कर लिया, आपको सब समझ आ गया इस टॉपिक में? लर्निंग है, करनी है लर्निंग। अब जरा ना एक चीज और, मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनल कॉज कौन कौन से हैं उससे ज्यादा आसान ये है कि एक्सटर्नल कॉज कौन कौन से हैं। वॉर, पोस्ट वॉर, टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अलावा सारे फैक्टर्स क्या थे? इंटरनल कॉजेज। आपको पता होने चाहिए इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से। ये सब कुछ लिख लिया जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है? हाँ, ये भी लिख लिया था सबने? ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी लिख ली थी। हाइलाइटर रख लो यार, तो थोड़ा भला हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। एडवेंट का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। लास्ट टॉपिक, साइक्लिकल बिजनेस क्या होता है? देखो, अभी तो आपने जस्ट सीए स्टार्ट करी है। इनफैक्ट अभी आप सीए की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, ये एक सीए का एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब यू अभी आप सीए की पढ़ाई तो आप स्टार्ट करोगे जब आप सीए इंटर में जाओगे। सीए फाउंडेशन, ठीक है, नाम में सीए है, बट इट इज़ एन एंट्रेंस एग्जाम टू एंटर दी सीए कोर्स। अभी आपको सिर्फ एक बेस क्रिएट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि आप सीए कर सकते हैं या नहीं, इसलिए कि एंट्रेंस एग्जाम आईसीआई कंडक्ट करता है, राइट। जब आप सीए इंटर में आएंगे, सीए फाइनल में आएंगे, आपको क्या लगता है सबसे इजी लेवल कौन सा है? ये या ये? सबसे इजीएस्ट लेवल कौन सा होगा? फाउंडेशन सबसे इजीएस्ट होगा, पता हमें सब है ना। तो प्लीज़ कृपया करके कोशिश करें कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाए। ऑल इंडिया रैंक फाउंडेशन पे लानी आसान होगी या फाइनल पे? फाउंडेशन में पढ़ाई आसान है, हम इस पे ला सकते हैं, राइट। ठीक है, इंटर में सिलेबस और बढ़ जाएगा, फाउंडेशन फाइनल में सिलेबस ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बड़े सारे और सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, राइट, इंटर और फाइनल में। और जिस दिन आप सीए बन जाएंगे उस दिन तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको अब सब कुछ आता है। अब आपको सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, लॉ हो, अकाउंट्स हो, ऑडिटिंग हो, टैक्स हो, आपको सब कुछ आता है, राइट। तो कल को आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आएगा, मैं आपको बता दूं, जब मैंने सीए करी थी ना 2011 में, तब ना वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, शायद सुना भी हो आपने। मेरे सीए बनने के कुछ ही 5-6 साल बाद ना वो आ गया, जीएसटी। तो आपको क्या लगता है, मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी, ट्यूशन वापस जीएसटी पढ़ा दो अब हमें, या मैंने खुद ही पढ़ा होगा? मैंने खुद ही पढ़ा, लेकिन आजकल तो एक वो है, यूट्यूब नाम की एक चीज है, यूट्यूब से पढ़ लो या बुक पढ़ लो। मुझे लॉ पढ़ना आ गया था तो मैं खुद ही जीएसटी पढ़ सकती हूँ। अभी आई एम श्योर आपको पता होगा, नया इनकम टैक्स एक्ट भी आ गया तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं।
हम खुद ही उसको रीड करके इंटरप्रेट कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है हर समय आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपको खुद भी पढ़ना आना चाहिए। इस टॉपिक में मैंने कुछ बोल्ड नहीं करा, कुछ अंडरलाइन नहीं करा, बुक में जो पैराग्राफ था वो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। आपकी ड्यूटी है मुझे समझाना व्हाट इज साइक्लिकल बिजनेस। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसके बाद चैप्टर हो चुका है ओवर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आप पढ़िए और आप ये समझिए कि आपको खुद को पढ़ाना है और मुझे पढ़ाना है। प्लीज रीड एंड एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज साइक्लिकल बिजनेस। पहले पैराग्राफ का मीनिंग इन्होंने बताया, कह रहे जब इकोनॉमी में ट्रेंड्स आते हैं, इसका मतलब क्या है इकोनॉमी वाइड ट्रेंड्स, मतलब बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, अपवर्ड ट्रेंड। कह रहे जब दुनिया में अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तो सारे बिजनेस अफेक्ट होते हैं, लेकिन सारे बिजनेस एक समान अफेक्ट कोई ज्यादा होते हैं। आई थिंक ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि एग्रीकल्चर गुड्स तो हमें चाहिए ही चाहिए 12 महीने, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रियल गुड्स है जिनको हम खरीदना बंद कर देते हैं। कोविड में भी हम मेडिसिन चाह रहे थे, हम खाना पीना चाह रहे थे, हम फर्नीचर नहीं चाह रहे थे। तो कुछ बिजनेस ज्यादा अफेक्ट होते हैं, कुछ कम। आगे बोलो क्या लिखा है। वनरेबल का मतलब सेंसिटिव होता है, जिन जो ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो कह रहे कुछ बिजनेस ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, कुछ बिजनेस कम अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब कोई और मुझे बताएगा सेकेंड पैराग्राफ का मीनिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही लिखा है कि सारे बिजनेस इक्वली नहीं अफेक्ट होते, कुछ कम कुछ ज्यादा। सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। फॉर्च्यून मतलब नहीं, वही बताएगा बेटी बेटी। हाँ यार, फॉर्च्यून का डिक्शनरी मीनिंग होता है किस्मत, लक। फॉर्च्यून का डिक्शनरी मीनिंग होता है किस्मत, गुड लक। बिजनेस का गुड लक किस पे डिपेंड करता है, उसके प्रॉफिट्स पे, ठीक है। अब बताओ ऐसा ऐसा क्या मतलब हुआ इस लाइन का फिर। अब नहीं नहीं नहीं, और कुछ मैं और थोड़ा सिंपल वर्ड्स में सुनना चाह रही हूँ। हाँ जी, कैपिटल कुछ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, तुम वहीं अटके पड़े हो पिछले उसमें, आगे बढ़ो। इस लाइन का मतलब पता क्या कह रहे हैं, कह रहे इन बिजनेसेस की किस्मत डिपेंड करती है कंट्री के जीडीपी में। मतलब अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे, जीडीपी गिरेगी। आई थिंक मैं ऐसी चीज एग्रीकल्चर के लिए नहीं कह सकती। जीडीपी गिरेगी तो भी एग्रीकल्चर का बिजनेस बूम होता है, तो वो साइक्लिकल नहीं है। साइक्लिकल बिजनेस पता क्या होते हैं, जो बिजनेस साइकिल के साथ साथ चलते हैं। साइक्लिकल बिजनेस मींस अपवर्ड ट्रेंड तो इनके बिजनेस में भी, दुनिया में डाउनवर्ड ट्रेंड इनके बिजनेस में भी। साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं जो बिल्कुल बिजनेस साइकिल के कॉपी पेस्ट पे चलते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें साइकिल से कोई फर्क, जैसे कि सबसे बेस्ट होता है एग्रीकल्चर। जैसे कि होता है एग्रीकल्चर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज गुड्स, वो तो मुझे रोज चाहिए ही चाहिए। ये बिजनेसेस ऐसे हैं जैसे कि फैशन रिटेलर्स, मतलब कि आप बहुत एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हो, ये तभी खरीदोगे जब इकोनॉमी बूम पे होगी। इकोनॉमी गिरेगी तो हम इन गुड्स से दूर भागेंगे, अब हमें महंगे गुड्स नहीं चाहिए।
इलेक्ट्रिकल गुड्स, हम अपने घर में एसी, टीवी, ये सब ज्यादा इंस्टॉल करेंगे, हमें प्रोजेक्टर्स भी चाहिए, हमें प्ले स्टेशन गेम्स भी चाहिए। अगर जिसके घर में ज्यादा पैसे आ जाते हैं फिर वो इन गुड्स की तरफ ज्यादा भागता है। और हाउस बिल्डर, ज्यादा घर बनेंगे, घर की ज्यादा कंस्ट्रक्शन होएगी, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने फिर ज्यादा जाएंगे। अगर हम लोग की इनकम गिर जाएगी फिर हम रेस्टोरेंट में नहीं खाना खाएंगे, उसका एक सब्स्टिट्यूट है कि हम घर पे ही बना के खा लेंगे, राइट। एडवर्टीजमेंट कब ज्यादा करेंगी कंपनी? एडवर्टीजमेंट करने का फायदा तो तभी है ना जब लोगों के पास पैसा होगा। हम एडवर्टीजमेंट तभी करेंगे जब हमें पता है कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके पास पैसा है। फॉरेन टूर कब मारेंगे? जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो फॉरेन टूरिज्म भी ग्रो होता है, कंस्ट्रक्शन घरों की बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, गवर्नमेंट भी हाईवे बनाएगी, रेलवेज बनाएगी। कब ज्यादा बनाती है? कब मेट्रो बनाती है? दिल्ली में ऑलरेडी इतनी मेट्रो है लेकिन इनकी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती है, भाई। ये और बनी जा रही है, बनी जा रही है। सारे कलर्स आई थिंक दिल्ली में होंगे, भाई, बिकॉज लोगों के पास पैसा है, डिमांड आ रही है, तो इनको ये सब बिल्ड करना ही पड़ेगा। रोड पे इतना ट्रैफिक है, उसको केटर करने के लिए इनको हर जगह मेट्रो बनानी पड़ेगी। इस लाइन का मीनिंग इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है। कह रहे हैं जब इकोनॉमी में बूम आता है तो ये बिजनेसेस ग्रो करते हैं, और जब स्लम्प मींस डाउनफॉल, तो ये बिजनेसेस में भी दे सफर, क्योंकि ये लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं। कंज्यूमर इन गुड से दूर भागता है। कह रहे हैं बिकॉज कंज्यूमर्स को ऐसे लगता है कि हम इनके चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ भी जा सकते हैं। प्लीज टेल मी चीपर ऑल्टरनेटिव्स। हाई ब्रांडेड गुड्स का चीपर ऑल्टरनेटिव आते हैं मैम। लोकल क्लोथ्स भी आते हैं, सिंपल क्लोथ्स भी आते हैं जो सस्ते होते हैं, स्टिच भी करा सकते हो इजी से, सिंपल से। इलेक्ट्रिकल गुड्स का क्या सब्सटीट्यूट आता है मैम? जो घर में ऑलरेडी हमारे पास पड़े या तो वही यूज कर लो, और पुरानी जनरेशन तो इनके बिना भी गुजारा कर लेती थी। हाउस बिल्डर्स के बिना कैसे गुजारा है? जो ऑलरेडी घर बना हुआ है उसी में रह लो, उसको वापस तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत। हम सब्जियां फल के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम इन चीजों के बिना सरवाइव कर सकते हैं। समझ आ गया आपको टॉपिक? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बता दूं। आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन, पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन। बिजनेसेस हुज फॉर्च्यून्स, उनकी किस्मत, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीडीपी इज नोन एज साइकिल। दूसरा, इनके एग्जाम्पल्स, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लर्न करने ये एग्जाम्पल्स जो भी गिवन है। फैशन रिटेल, आप एक नीचे ऐसे भी लिख लो कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ साइक्लिकल बिजनेस। बड़े आ गए, समझ आ गया। ये लास्ट टॉपिक था, व्हाट आर साइक्लिकल बिजनेसेस, और हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है बिजनेस साइकिल। जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, जो आज पहली बार आए हैं, है ऐसे कुछ बच्चे, है ना, जिनके आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होती है। सो यू नीड टू वॉच वन रिकॉर्डिंग। जो इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी रह गई है ऑन टुडे इज 9 अप्रैल, वहाँ पे ना, अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, जो आईजीबी की ऐप है ना, उसमें जब आप इकोनॉमिक्स का फोल्डर खोलेंगे, उसमें 4 सब्जेक्ट्स दिखेंगे आपको, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको। इको का फोल्डर खोलेंगे तो उसमें ना हर क्लास का टाइटल भी होगा, आपको दिख जाएगा, चैप्टर नंबर 5। तो पिछली वाली क्लास में चैप्टर 5 ही लिखा होगा, आपको वो पढ़ना। आज की क्लास का टॉपिक भी चैप्टर 5 होगा और रिकॉर्ड भी चैप्टर होगा। समझ आ गया आपको? तो जिन्होंने मिस करिए प्लीज वक्त रहते अटेंड कर लेना, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तब मैं किसी से भी ये नहीं सुनना चाहती कि ओ मैम आई मिस्ड वन क्लास। आपके पास इनफ टाइम है टू वॉच दी रिकॉर्डिंग। एक्सेस ले लेना रिसेप्शन से, ऐप का, टेक्निकल टीम से, ठीक है। आगे बढ़े। ऑल राइट, अब मुझे ये बात याद दिलाएं जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी थी, कि जो हमें सीए इंस्टीट्यूट से इको की बुक मिली है, क्या आप लोगों को मिल गई है? उस बुक से हमें क्या पढ़ना है? जब हमारा क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमें घर जाके इको की बुक से हर चैप्टर के एंड में एक समरी दे रखी है, और हर चैप्टर के एंड में कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं। मैं सिर्फ इसी चैप्टर की समरी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ हमें पढ़नी है। मेरे साथ रीड करना स्क्रीन पे, क्या ये सब हमने पढ़ लिया? कह रहे रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जीडीपी चेंज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है, इनकम, इसी को बोलते हैं हम। आपको याद है बिजनेस साइकिल में कितने फेजेस थे? एक्सपेंशन,
पीक हाईएस्ट पॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन हर चीज डाउनवर्ड ट्रेंड में होती है, और ट्रोफ और डिप्रेशन को सीवियर कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, और ये लोएस्ट बॉटम पॉइंट होता था। इसमें ग्रोथ रेट क्या हो जाती थी? स्लो नहीं, स्लो तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन में हो जाती है, नेगेटिव। डिप्रेशन में ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। नेक्स्ट ये कह रहे हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स। आपको याद है हमने कितने तरह के इंडिकेटर्स पढ़े थे? लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट का दूसरा नाम कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। कह रहे इंडिकेटर्स वो होते हैं, कह रहे इकोनॉमिस्ट यूज दीज इंडिकेटर्स टू मेजर कि बिजनेस साइकिल क्या चल रही है, एंड ऑल्सो टू प्रिडिक्ट। और क्या जरूरी है कि प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होगा? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कॉन्करेंट। उसके बाद आज हमने पढ़ा, केन्स ने कहा था डिमांड की वजह से फ्लक्चुएशन होती है, बाकियों ने कहा था इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, गवर्नमेंट की वजह से भी फ्लक्चुएशन होती है, ये एक इंटरनल कॉज है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से भी होती है, हॉटरे ने कहा था मनी सप्लाई की वजह से होती है, पिगू ने कहा था एंटिसिपेशंस की वजह से होती है, स्कम पीटर ने कहा था इनोवेशन की वजह से होती है। कह रहे अब ये वाली लाइन हमने कहीं पढ़ी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लो। लेकिन कह रहे अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेज एन इकोनॉमी इज इन एंड व्हाट implications इट विल हैव फॉर द करंट एंड द फ्यूचर हेल्प्स बिजनेस टू बेटर एंटिसिपेट द मार्केट। एंटिसिपेट का मतलब समझ में आ गया? टू एक्सपेक्ट कि क्या होने। आई थिंक ये वही बातें लिख रहे हैं जो किन्होंने कहा था, पिगू ने। खत्म हो गई है समरी। हर चैप्टर में जब आप समरी पढ़ोगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमने पढ़ नहीं रखा है, लेकिन समरी क्यों रीड करनी है? क्योंकि जो चीज समरी में है ना, जो चीज समरी में है उसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। चैप्टर अलग तरफ और ये अलग तरफ। और मुझे समरी पढ़ते ही रियलाइज हुआ कि हमसे एक टॉपिक स्किप हुआ है। देखो जरा पिछले पेज पे, पेज 1 2 3 पे ऊपर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा ना हमने, तो समरी पढ़ते ही याद आया। अब समरी में इस टॉपिक से क्वेश्चन तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा नहीं, बट समरी वाले क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा है। जरा एक ये टॉपिक रह गया था पेज 1 2 3 पे, एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस साइकिल। अच्छा हुआ मैंने बुक खोल ली। अच्छा मुझसे कभी, देखो आपको बुक में देख के पता तो चल ही जाएगा कि मैम ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो अगर मुझसे कभी कोई टॉपिक स्किप होता है तो प्लीज, अगर आज स्किप भी हो जाता तो नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड करा देना। मेक श्योर कि बुक का हर चीज हमने पढ़ी हुई हो, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ना रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बिजनेस साइकिल के। आपको क्या लगता है सारे अपवर्ड ट्रेंड के होंगे या डाउनवर्ड भी हो सकता है? अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। हमारी बुक में एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, एक ये एग्जाम्पल, एक ये, और एक मैम लिखवाएंगी। लिखना जरा नीचे करके लिखना जहाँ मैं लिख रही हूँ। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में, एग्जैक्टली ईयर था उसका 1929 टू 32। मैं आपको बता दूं कई बुक्स में ईयर ये भी दे रखा है, चलता है, बोथ आर करेक्ट। आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, 29 से 32 आए तो भी चलेगा, 29 से 33 लिखा हो तो नन ऑफ दीज मत टिक कर देना कि नो नो 33 तो गलत है। 29 से 32 बोलो या 29 से 33, वन एंड द सेम, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे एग्जाम में, कोई एक आएगा। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में हुआ था मेनली। नाम से क्या लगता है आपको कि पूरी दुनिया में अपवर्ड ट्रेंड हुआ था या डाउनवर्ड? आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पूरी दुनिया की जीडीपी फेल बाय, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट तो यूएस से भी हुआ था लेकिन उसका असर दूसरी कंट्रीज में भी हुआ था। कह रहे एज पर केन्स, केन्स का नाम आज कहाँ आया था? फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। केन्स ने यही कहा था कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि दुनिया में एडी कम हो गई थी। एडी इज एग्रीगेट डिमांड। ये एडी का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? एडी और एई सेम बात होती है। एडी इज एग्रीगेट डिमांड, एई इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बोथ आर वन एंड द सेम। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज वन एंड द सेम, ठीक है? एडी और एई दोनों एक दूसरे के सेम नाम है। देखो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, मुझे एक बात बताओ, आज वी आर इन 2026, भगवान ना करे ऐसा दोबारा हो, लेकिन अगर दोबारा कभी कोरोना जैसी बीमारी आए, आपको लगता है कि आज गवर्नमेंट ज्यादा केपेबल होगी उसको मैनेज करने में? क्योंकि हमें पहले उसका एक एक्सपीरियंस, इन्होंने शायद रिसर्च भी अब ज्यादा कर ली होगी। आज हम बड़े कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं कि वो ह्यूमन वॉर थी, लैब में बनाया गया था, वो वायरस अपने आप नहीं हुआ। हम आज ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे उन सब कैलामिटीज को मैनेज करने में, राइट?
कह रहे जब ग्रेट डिप्रेशन पहली बार आया ना, किसी को समझ ही नहीं आया था कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है। सारे होने के बाद इन्हें लगा कि यार ये मतलब हम अच्छा भला ग्रो 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 कर रहे थे, डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे आ गया। आज आपको पता है सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, वो इकोनॉमी को ज्यादा गिरने नहीं देती, उसको पहले ही स्टेबल कर लेती है, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। कह रहे ग्रेट डिप्रेशन जाने के बाद सब इकोनॉमिस्ट ने अपने तुक्के मारे। केन्स ने क्या कहा था कि इसका मेजर रीजन वाज लो एग्रीगेट डिमांड। और भी लोगों ने रीजंस बताए जो हमें रीजंस याद करने हैं। अच्छा, केन्स का ना पूरा नाम इस बुक के ऊपर लिखना, जॉन मेनार्ड केन्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लिखना केन्स का पूरा नाम है जॉन, और भी चैप्टर्स में आएगा, हमें पता होना चाहिए, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, केन्स का पूरा नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। मॉनेटरिस्ट्स कौन होते हैं? हाँ जी, आप बाद में नोट डाउन करेंगे, पहले सुनना जरा मैं क्या कह रही हूँ। मॉनेटरिस्ट वो होते हैं जैसे आरबीआई के ऑफिशियल्स, कमर्शियल बैंक के ऑफिशियल्स, जिनका हर वक्त काम होता है कंट्री की मनी सप्लाई के बारे में डिसीजंस लेना, बैंकिंग के बारे में, लोन के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में। जिनका काम बिजनेस खोलना नहीं है, जिनका काम रेलवे बनाना नहीं है, उनका काम है सारे मनी मैटर्स को मैनेज करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना बेसिकली। कौन सी पॉलिसी बनाना? मॉनेटरी पॉलिसी। कह रहे अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट्स ग्रेट डिप्रेशन के दो रीजंस थे। पहला बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई। बैंकिंग कोई क्राइसिस हुआ था, मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे आगे। आपको कुछ वैसे अंदाजा है 1930 में क्या बैंकिंग क्राइसिस हुआ था? आपको ये बात पता है कि पहले पहले का मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, आपको पता है सारे बैंक्स प्राइवेट बैंक्स थे। एसबीआई आज पब्लिक बैंक है ना, गवर्नमेंट का, प्राइवेट बैंक हुआ करता था किसी जमाने में। कुछ अमीर लोगों ने एसबीआई स्टार्ट करा था, कुछ अमीर लोगों ने आरबीआई स्टार्ट करा था। आरबीआई तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था, आरबीआई एसबीआई ये सब प्राइवेट बैंक्स थे। जो अमीर लोग हो जाते तब ना, लॉ नहीं था ऐसा कुछ आरबीआई एक्ट होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। जो अमीर लोग होते थे बैंक खोलते थे, उनका काम पता क्या था? पैसे से पैसा कमाना। पैसे की जरूरत है, ले जाओ, इंटरेस्ट दे देना हमें। लेकिन वो बहुत तंग करते थे। किस तरह से? ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उनको लोन नहीं देते थे जिन्हें लोन की, उनको देते थे जिनके पास सफिशिएंट पैसा है, क्योंकि मुझे तसल्ली चाहिए कि मेरा पैसा वापस आ जाना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। ये लोग बहुत मनमानी करते थे। तो मॉनेटरिस्ट ने यही बोला कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है ना, इसको खत्म करने के लिए, ये जो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ चंद अमीर लोगों के बीच में घूम रहा था, आप समझ गए, रिच वर बिकमिंग रिचर, ये एक दूसरे से ही पैसा कमा रहे थे, जिनको एक्चुअली में नीड है उनको नहीं थी। बाद में फिर गवर्नमेंट ने इन बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन होती है जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी बेच देती है किसी प्राइवेट सेक्टर को। एयर इंडिया गवर्नमेंट की एयरलाइंस थी, टाटा को बेच दी गई है, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय नेशनलाइजेशन? ये उल्टा होता है। नेशनलाइजेशन मतलब जो चीज पहले किसी प्राइवेट कंपनी को बिलोंग करती थी, अब पूरे नेशन को बिलोंग करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका कंट्रोल छीन लिया है। तो बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, वो तो ऑलरेडी प्राइवेट थे। बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी, प्राइवेट सेक्टर से छीन लिया था गवर्नमेंट ने, अपने हाथ में कर लिया था, ताकि इकोनॉमी में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना, ये लोग मनमानी ना करें, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज ना करें, जिनको पैसों की जरूरत है उन तक पैसा पहुंचना चाहिए। आपको बात समझ आ गई? ये चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में बाद में, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। नाम याद रखने। अगर आपके एग्जाम में आया केन्स ने क्या बोला था, तो आप बोलोगे रीजन वॉज लो एडी। अगर आपके एग्जाम्स में मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या रीजन, तो आप बोलोगे बैंकिंग क्राइसिस या लो। एंड एज पर बाद में लिखना, ताकि आपको पता हो मैं क्या क्या लिख रही हूँ। एज पर अदर इकोनॉमिस्ट अगर आपके एग्जाम में आया, तो आप बोलोगे, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओवर इंडेटनेस। ओवर इंडेटनेस मतलब लोगों के सर पे उधार ज्यादा है और वो उसको रीपे। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म इंसॉल्वेंट? मतलब लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स। कह रहे कंट्री में इतनी ज्यादा डिफ्लेशन हो गई थी, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे तो प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाएंगे। सस्ती चीजों में हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। व्हाट डू मीन बाय पेसिमिज्म अप्रोच? नेगेटिव अप्रोच। ये सब आपने लिखना है, लिख लीजिए। अगर आपके एग्जाम में मॉनेटरिस्ट, तो आप बैंकिंग क्राइसिस का रीजन बताएंगे। अदर इकोनॉमिस्ट आया तो आप ये रीजंस बताएंगे, ओवर इंडेटनेस, लो प्रॉफिट्स, डिफ्लेशन, पेसिमिज्म। लिख लीजिए।
पेसिमिज्म मतलब नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच चल रही है, कोई भी बिजनेस करना चाहता ही नहीं है। सब सही थे क्योंकि सब आपस में रिलेटेड है। डिमांड कम क्यों है? मनी सप्लाई की वजह से। लोगों में उधार ज्यादा है तो वो डिमांड कम करेंगे। सब सही है। आप पता मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैम गवर्नमेंट सही है या आरबीआई? गवर्नमेंट के अलग टूल्स हैं। आरबीआई गवर्नमेंट टैक्स की बातें करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट की। गवर्नमेंट आरबीआई को ब्लेम कर सकती है तुम्हारी वजह से डाउनफॉल हो रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट को। गलती दोनों की ही होती है, गलती सबकी एक साथ होती है। ठीक है, बड़े आगे। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, कोई बबल बर्स्ट हुआ था। इसका मीनिंग बताऊं? बड़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट, इसको शॉर्ट में आईटी बबल बर्स्ट भी बोलते हैं। और इसका एक और भी नाम है .com बबल बर्स्ट, जो कौन से ईयर में हुआ था? ईयर तो याद करना ही करना है। आईटी बबल बर्स्ट का एक और भी बबल बर्स्ट मैंने लिखवाया ना, उसका ईयर। बच्चे ना इनका ईयर्स को स्वैप कर देते हैं। आईटी बबल बर्स्ट 2000 है, हाउसिंग वाला 2007 है। क्या आपको बबल बर्स्ट का मीनिंग पता है? ये बड़ा ही इंग्लिश डिक्शनरी का नॉर्मल सा वर्ड है, बबल का बर्स्ट होना। और बेटर, बबल बर्स्ट, बबल बबल क्या होता है? एक ह्यूज जिसके अंदर कुछ नहीं होता, खोखला होता है। और बबल बर्स्ट का मतलब होता है हमारी गलत फहमियों का फटना बेसिकली। जो हम सोचे बैठे थे कुछ और असलियत निकली कुछ और। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। देखो हमारी बुक में ना आईटी बबल बर्स्ट की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं बुक में। मैं आपको अभी यही स्टोरी सुनाने वाली हूँ। क्या दे रखा है, एग्जाम में आएगा नहीं, एमसीक्यू पेपर है, एग्जाम में यही आएगा, आईटी बबल बर्स्ट का ईयर बताओ, विच इज 2000 या ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा 1997 टू 2000। स्टोरी क्या है मैं समझा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज आईटी बबल बर्स्ट। सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में किसी कंपनी की वेबसाइट होना कोई बहुत बड़ी बात है या हर किसी की बन जाती है आज? तो आज की डेट में 2026 में वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात? हर बंदे की वेबसाइट बन सकती है, आप अपनी भी बना सकते हैं। 3-4 हज़ार में सस्ती सी वेबसाइट भी बन जाती है, 10,000 में तो बहुत ही लाविश बन जाएगी। अगर आपको उसको पेटीएम में फीचर डालना है, उसमें यूपीआई सिस्टम कि लोग वहां पे आके प्रोडक्ट्स खरीद पाए और चेकआउट कर पाए और पेमेंट कर पाए, तो थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं। आज की डेट में वेबसाइट बहुत सस्ती बन जाती है, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की समझ के अकॉर्डिंग, मैंने अगर आज अपना बिजनेस लॉन्च करा, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, एक वेबसाइट बनाई, तो क्या आज ही वो वेबसाइट चल जाएगी और हिट हो जाएगी या टाइम लगता है? मैम मुझे ना प्रमोशन करनी पड़ेगी, मैम उस वेबसाइट पे फुटफॉल आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स होने के चांसेस। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे आएंगे तो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। कई लोग कार्ट में डाल के छोड़ देते हैं। आई एम श्योर आप और मैं भी ये काम करते होंगे, कार्ट में प्रोडक्ट पड़े लेकिन अभी तक हमने उसको ऑर्डर नहीं करा, राइट? 2000 में ना, 2000 में, अब 25 साल पुरानी बात बताती हूँ, आज तो हमें काफी समझ है वेबसाइट्स की, ई कॉमर्स की। 2000 में ना एक गलत फहमी हुई थी। सबसे पहली बात तो, पहले नया नया कॉन्सेप्ट आया था वेबसाइट का, नया नया कॉन्सेप्ट आया था वेबसाइट का। लोगों में ना एक भ्रम फैल गया, एक गलत फहमी कि जिस कंपनी की वेबसाइट बन गई उस कंपनी का बिजनेस चल गया। जिसकी वेबसाइट बन गई उसका, लोगों ने अपने ब्रांड कंपनी के नामों के नीचे वेबसाइट का नाम हाईलाइट करके लिखने लग गए, दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए कि भैया हमारी तो वेबसाइट है, हमारे तो प्रॉफिट्स बहुत बढ़ेंगे, हमारी कंपनी के शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। और लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जैसे जैसे आता है मिसअंडरस्टैंडिंग, पता बाद में पता चलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उस समय तो उन्हें लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग का भांडा तो बाद में फूटा था 2000 में। 1997 में जब लोगों ने वेबसाइट स्टार्ट करी, लोगों ने उन कंपनियों में खूब पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। 3 साल के बाद भी जब कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि आपको आज ये बात समझ आ गई है। अब मुझे बताओ, वेबसाइट बनाने के बाद ग्रोथ के लिए क्या क्या करना होता है? एक तो सबके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, आज की डेट में तो है, उस समय तो लोगों के पास फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव होता था। आज की डेट में तो 1 GB पर डे मिलता है, उस समय पूरे महीने का 1 GB भी नहीं मिलता था। आई रिमेम्बर, जीबी से नीचे क्या होगा, 500 MB मिलती थी एक महीने में, 800 रुपए का बिल आता था। जब लोगों के पास फोन नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंस्टाग्राम में आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते हो। आज की डेट में तो लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाते हैं। जब ये कुछ था ही नहीं तो बिजनेस के चलने का कोई चांस ही नहीं था। 3 साल में कंपनी के प्रॉफिट्स आए नहीं जो उम्मीद थी, लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, सबको हुए मैसिव लॉसेस, क्योंकि जो उम्मीद करी गई थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। बबल बर्स्ट का मतलब यही होता है कि लोगों ने एक अफवाह में पैसे लगा लिए, एक उम्मीद बनी बैठी थी कि ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ। ये भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड का एग्जाम्पल है। इसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा क्राइसिस आया था। इनफैक्ट आप देखो नीचे लिखा भी हुआ है
कह रहे ड्यू टू आईटी बबल बर्स्ट यूएस की फाइनेंशियल मार्केट में भी, व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल मार्केट, यही शेयर मार्केट, बैंक्स, जहां पे हमारा पैसा लगा होता है। कह रहे आईटी बबल बर्स्ट में नुकसान सिर्फ इंडिया का नहीं हुआ, पूरी दुनिया का हुआ। प्लीज आप ये मत समझना कि दिस ओनली हैपेंड इन इंडिया, ये पूरी दुनिया में हुआ और पूरी दुनिया की शेयर मार्केट्स में सबको लॉस हुआ। अब लॉस होता है तो उसका असर पता कहां दिखता है? क्यों? क्योंकि कई लोग बैंक से ही लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज, जब आपको शेयर मार्केट में लॉस होता है ना, तो आप अपने लोन पे इंटरेस्ट शायद किस्तें पे करना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं घाटा हुआ है, तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं तो उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश। कई लोग इंसॉल्वेंट हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय एनपीएस? बैड डेट्स का मतलब समझते हो कि लोगों ने पैसे भरने बंद कर दिए। एनपीएस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक्स के एसेट्स परफॉर्म करने बंद कर दिए। बैंक जब किसी को लोन देती है तो वो बंदा मेरे लिए एसेट है, वो बंदा मेरे लिए एसेट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे किस्तें देता रहे टाइमली। अगर वो नहीं देगा तो मेरे लिए वो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो है मेरा, लेकिन वो परफॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्म? परफॉर्म मतलब कि वो मुझे किस्तें पे, बैड डेट्स के चांसेस ज्यादा है। वैसे बैड डेट क्या होता है बताना? तुम लोगों ने ना 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बैड डेट होता है जब आप किसी को उधार पे सामान देते हो, वो आपका डेटर होता है, अगर वो पैसे ना भरे उसको बैड डेट होता है, राइट? बैंक में ना बैड डेट वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि बैंक उधार पे सामान बेचता ही नहीं है, बैंक तो गुड्स बेचता ही नहीं है, बैंक तो क्या दे रहा है? पैसे। तो बैंक में ना बैड डेट वर्ड नहीं यूज करते, हम एनपीए वर्ड यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है कि जिसने मुझे पैसे देने थे उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने बैड डेट्स इसलिए यहां लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, पर बैंक्स में हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एनपीए। समझ में आ गया? नॉन परफॉर्मिंग। अभी ना आपने बैंक के अकाउंट्स बनाने नहीं सीखे, वो आप सीखोगे ये इंटर या फाइनल में, बैंकिंग के अकाउंट्स। तो बैंक में आप सीखोगे कि एनपीए बनता है, उसके अकाउंट्स बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि ना तो वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, ना ही गुड्स, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट? तो बैंक के अकाउंट्स अलग तरीके से बनते हैं। क्लियर है ये चीज? हाउसिंग बबल बर्स्ट भी यही हुआ था, लोगों ने, अब मेरे को एक बात बताओ, आपको याद है जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, जब बहुत बुरा दौर आता है ना डिप्रेशन का, बैंक्स लोन पे इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। मुझे आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो विल यू बी मोर अट्रैक्टेड टू टेक लोन? इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया, हर बंदा बैंक के पास लोन लेने आ गया, और बैंक ने लोन भी दे दिया। लोन ले लेके लोगों ने खरीदे घर, लोन ले लेके लोगों ने खरीदे घर। आज भी आई थिंक डू पीपल टेक हाउसिंग लोन? हाउसिंग लोन समझ गए? क्या लोग लोन लेके घर खरीदते हैं? थोड़ा अपनी जेब से देते हैं, बाकी पैसा किससे उठा लेते हैं? प्लीज टेल मी, लोन लेके घर खरीद रहे हो तो क्या वो घर अपने आप बिजनेस जनरेट करेगा और पैसा जनरेट हो जाता है? पैसा तो आपको जनरेट करना पड़ेगा किसी और तरीके से। हाउसिंग लोन सबसे रिस्की होता है, बिजनेस लोन इतना रिस्की नहीं है। मैंने आपको लोन दिया, आपने उसको बिजनेस में लगाया तो पैसे ग्रो होने के चांस ज्यादा है। मैंने आपको लोन दिया और आपने उससे एक हाउस खरीद लिया, उससे पैसे के ग्रो होने के चांसेस बहुत, मेरा ध्यान पता कहाँ जाएगा? भाई तुम ये घर तो ले लो, मुझे चलेगा, मुझे ये बताओ पैसे कहां से कमाओगे? तो वो कहेगा मैम मेरा एक और बिजनेस है जो चल रहा है। लेकिन लोग के बिजनेस चल नहीं रहे थे क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस समझते हो? पूरी दुनिया में ही एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, लेकिन लोगों ने घर खरीद लिए। अब मुझे एक बात बताना, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस, सब लोगों ने घर खरीदे, रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ गया, लेकिन लोगों ने लोन रीपे नहीं करा, तो बैंकों ने वो घर बेचने शुरू कर दिया। आप समझते हो? गिरवी रख के आप लोन लेते हो तो वो घर तो अभी बैंक का है ना, जब तक आप लोन रीपे नहीं करोगे वो घर किसका है? जब बैंक ने ऑक्शन में उन घरों को बेचने की कोशिश करी तो वो बिके नहीं। रीजन बीइंग, आपने जब घर खरीदा था तो आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअली में लोगों के पास पैसा तो है नहीं। जब हम सेलर ढूंढने गए, जब मैंने ऑक्शन सेल कंडक्ट करी तो लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, बैंकों को हो गया बहुत ज्यादा लॉस। हाउसिंग बबल बर्स्ट का मतलब है प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ तो गए, लेकिन जब बिकने की बारी आई तो वो बिक ही, हमने गलती से, गलत फहमी में महंगे घर तो खरीद लिए। तब हमें लगा था कि इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, हर किसी को लगा अरे इंटरेस्ट रेट कम है, घर ले लो, घर ले लो, घर ले लो। घर ले लेके घरों के प्राइस तो बढ़ गए, हम लोगों ने महंगे घर भी खरीद लिए, लेकिन जब बिकने की बारी आई तो वो बिकने बिल्कुल ही बंद हो गए। बैंक को हो गया बहुत ज्यादा लॉसेस, क्योंकि जब हम उस सिक्योरिटी को बेचने गए तो हमारे लोन की रिकवरी नहीं हुई। अल्टीमेट लॉस किसको हो गया? बैंक को। बैंक फिर कुछ कर ही नहीं सकता। बैंक को लॉस हो गया तो ज्यादा क्या हो सकता है? आप कोर्ट में चले जाओ, बट कोर्ट भी क्या करेगा? आप लोगों ने सुना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं उस बंदे को। कोर्ट पता क्या कहता है? नहीं है भाई उस बंदे के पास पैसे, छोड़ दो उसे। कुछ नहीं कर सकते जब पैसे नहीं है। तो अब आप, जब तक बंदे के पास पैसे हैं आप उसके एसेट्स पे कब्जा कर सकते हो, उसका घर सील कर लो, उसका बैंक, लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है अब आप कुछ भी, अल्टीमेट लॉस किसको झेलना पड़ा?
और ये घर की हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ कि जो घर के प्राइजेस फेक तरीके से बूस्ट हुए थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, बैंक्स को भी लॉस हो गया, लोगों को भी लॉस हो गया। आपके एग्जाम्स में ये सारी स्टोरीज कुछ नहीं आएंगी, ईयर्स आएंगे और नाम आएंगे। हाउसिंग बबल बर्स्ट कब हुआ था? 2007 में। आईटी बबल बर्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9 में। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का ये पूछ सकते हैं कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? यूएस की फाइनेंशियल मार्केट में। बढ़े आगे। और यहाँ हमारा खत्म होता है चैप्टर 5। मैं वापस स्टडी मटेरियल में आती हूँ। मैंने आपको चैप्टर 5 की समरी तो पढ़ा दी थी। आपकी बुक में जो एमसीक्यूज गिवन है उसमें एंड में आंसर्स भी गिवन है। कोई आंसर गलत नहीं है, ऐसा ना सोचे कि आंसर्स गलत है। आपने क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का? ये किसने बताया था? इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से केन्स ने बताया था। इसमें से कौन सा कॉज है? आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। वैसे मुझे जनरल नॉलेज के लिए बताना, ये इंटरनल कॉज है या एक्सटर्नल? तीनों ही इंटरनल कॉज है। 28 बताना। आपको याद है ये सेम लाइन इंडिकेटर्स की डेफिनेशन समरी में भी गिवन है। समरी से भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? कह रहे इकोनॉमिक्स यूज वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज जिसमें जो चेंजेस हो रहे हैं टू प्रिडिक्ट की इकोनॉमी क्या होने वाला है, तो उसको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था। अगर हाँ, बस रट लो, तुम लोग रट लो। पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो होगी जीडीपी से तो देयर विल बी, और अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आ गया कि पॉपुलेशन कम ग्रो हो रही है तो देयर विल बी हायर सेविंग्स। रट मत लेना, इस क्वेश्चन का आंसर लोअर सेविंग्स है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है तो लेसर सेविंग्स। पढ़ा कहाँ था ये हमने पढ़ा था एक्सटर्नल कॉज के लास्ट पॉइंट में, जिसकी हेडिंग थी पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सटर्नल कॉज के लास्ट पॉइंट में पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके ऊपर था वेदर वाला पॉपुलेशन ग्रोथ। उसमें ये फर्स्ट लाइन में दे रखा था और मैंने इस लाइन को हाईलाइट भी किया था। देखिए आपको ये लाइन, ठीक है। 25th क्वेश्चन बताना। ये वैसे लास्ट क्लास से रिलेटेड है। जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो इनको करने का तरीका यही है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और उसके आगे लिख दो ट्रू या फॉल्स, टी या एफ, ठीक है। एंड में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। पढ़ो पहले। बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। वाई? क्योंकि एग्रीकल्चर तो एक नेसेसिटी है, उसको बिजनेस साइकिल से कोई फर्क। कह रहे इट लार्जली अफेक्ट्स स्मॉल एम्प्लॉइज। आपको क्या लगता है स्मॉल एम्प्लॉइज ही अफेक्ट होते हैं या सब अफेक्ट होते हैं? नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स। आई थिंक ये लाइन आज भी आई थी साइक्लिकल बिजनेस के पैराग्राफ में कि इट अफेक्ट्स ऑल बट नॉट यूनिफॉर्मली। इट अफेक्ट्स ऑल दी सेक्टर्स बट नॉट यूनिफॉर्मली। कुछ ज्यादा अफेक्ट होते हैं, कुछ। प्लीज ये मत सोचना कि एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट ही नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रूट्स वेजिटेबल फर्क तो पड़ता है इन्हें, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क। कह रहे हैं बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर। बिजनेस सेक्टर का मतलब यही होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी। आई थिंक ये लाइन आई थी ना लास्ट क्लास में कि एग्रीकल्चर से ज्यादा अफेक्ट। क्या वहां ये लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट ही नहीं होता? ये लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर से ज्यादा अफेक्ट। अब मुझे ना एक ये बात बताओ कि बी और डी इस क्लास में आई एम 100% श्योर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मैम बिजनेस साइकिल से ज्यादा स्मॉल और लो वेज वर्कर ही तो अफेक्ट होते हैं। बेटा इस लाइनों में वो उनका कहने का मतलब पता क्या है कि बिजनेस साइकिल से सिर्फ स्मॉल एम्प्लॉयज अफेक्ट होते हैं। क्या हमने ऐसा कोई फीचर पढ़ा था? परवेसिव वर्ड पढ़ा था हमने। परवेसिव मतलब एवरीवेयर, हर जगह अफेक्ट हर बंदा होता है, कोई ज्यादा। लेकिन इस स्टेटमेंट में इन्होंने ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इट ओनली अफेक्ट स्मॉल पर्सन।
आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, और उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं था कि इट ओनली अफेक्ट्स स्मॉल एम्प्लॉयज या लो वेज, अफेक्ट होते हैं तो सारे होते हैं। समझ आ गई बात? प्लीज आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे ना घर पे, इसका आंसर भी बताना। ये ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पे प्रेजेंस होता है ऑफ, कह रहे बिजनेस साइकिल प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही होता है। होता ही क्या है फ्री मार्केट? जहां पे गवर्नमेंट है, जहां पे कह रहे जहां पे पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट तो सेम हो गया ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, गवर्नमेंट भी गलत है। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पे कंट्रोल किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ही है जो फ्लक्चुएशंस के लिए जिम्मेदार होता है, वही है जो फटाफट लोगों को जॉब से निकाल देते हैं। गवर्नमेंट नहीं निकालती, गवर्नमेंट तो इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर इज अ सिंबल ऑफ फ्लक्चुएशंस। प्राइवेट सेक्टर है तो फ्लक्चुएशन के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं एक बात कह रही थी कि जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, 24th क्वेश्चन आप करें, ए पढ़ा फॉल्स है, बी पढ़ा ट्रू है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना। सी और डी भी जरूर पढ़ना है कि सी और डी फॉल्स हैं तो क्यों है। मैंने बता दिया, यहाँ भी गवर्नमेंट थी, ये भी गवर्नमेंट थी, तीनों इस वजह से फॉल्स है। बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि उसमें क्या दे रखा है कि इकोनॉमी में प्राइवेट फर्म है। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, जो रॉन्ग है वो भी रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एग्जाम्स में आप माने या ना माने, एग्जाम में आपको लगेगा भी ना कि बी सही है, एग्जाम में आप पक्का रीड करोगे सी और डी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर होता है कि यार मैं सारे ऑप्शंस पढ़ लूं, कहीं के नीचे बोथ ऑफ दीज तो नहीं है, मैं सारे ऑप्शंस पढ़ लूं। एग्जाम में जब सारे ऑप्शंस पढ़ता है ना बच्चा, फिर कंफ्यूज होता है कि यार कहीं ये सही तो नहीं है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती क्या है? वैसे आपको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है? गवर्नमेंट के ऑफिस, गवर्नमेंट के बिजनेस, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। तो जब आपने पहले से ही गलत ऑप्शन पढ़ रखे होंगे तो एग्जाम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि उनका भी मतलब क्या होता है। समझ आ गया? गलत ऑप्शन भी जरूर पढ़ने हैं, सही भी पढ़ना है। और यहाँ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 5। बाकी बचे हुए एमसीक्यूज जरूर कर लेना, किसी में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देर आर 10 चैप्टर्स। मैंने सबसे छोटा एक चैप्टर कवर अप कर लिया, चैप्टर नंबर 5। नाउ कम टू चैप्टर नंबर, पेज 196 पे आना। हमारे एग्जाम्स में दिस चैप्टर कैरीज 10 मार्क्स वेटेज। इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स हैं। बिजनेस साइकिल जो चैप्टर था ना वो छोटा सा था, उसके कोई पार्ट्स, एक ही चैप्टर था जो हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स है, जैसा आपको दिख रहा है नीचे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इंस्टीट्यूट यूनिट वाइज वेटेज नहीं देता, इंस्टीट्यूट ने तो चैप्टर की वेटेज दी है 10, बट पास्ट रिकॉर्ड यही रहा है इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट हर यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस पूछता है। तो प्लीज टेल मी हर यूनिट कितने मार्क्स का हो गया? 3.33, 3.33। अब 3.33 के तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, किसी चैप्टर से 3 और किसी से 4। तो मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 और 2 हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यूनिट 3 से तो 3 क्वेश्चन आएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यूनिट 1 और 2 है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं यही कहूंगी कि यूनिट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको वेटेज समझ, आपने वेटेज को पता क्या समझना कि 3 यूनिट्स कैरी इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस है तीनों ही यूनिट्स की, ठीक है? 10 मार्क्स का मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने हैं? 10 क्वेश्चन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का क्या नाम है? व्हाट इज मनी डिमांड। देखो ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चैप्टर है, 11th 12th में आपने कुछ नहीं पढ़ रखा होगा। थोड़ी देर से क्लास में ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ, ताकि बेस क्रिएट हो जाए और आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए, ठीक है? सबसे पहले मैं अभी आपको ये बताने वाली हूँ व्हाट इज मनी डिमांड। व्हाट इज मनी डिमांड, कह रहे इस चैप्टर में हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, व्हाट इज डिमांड फॉर मनी, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, व्हाट आर द पोस्ट केनेजियन डेवलपमेंट्स इन थ्योरी। पढ़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके।
पहले तो ये बात समझ लो, व्हाट इज डिमांड फॉर मनी, व्हाट इज मनी डिमांड, व्हाट इज डिमांड फॉर मनी. डू यू एंड आई डिमांड मनी? डू आई यू एंड आई नीड मनी? वाई? सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले तो खाना खाने के लिए, फॉर बाइंग गुड्स एंड फॉर एवरी डे. आईजीपी में आने के लिए बैटरी रिक्शे वाले को, मेट्रो वाले को अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के लिए भी वी नीड मनी एवरी डे. वी नीड मनी फॉर ईटिंग ऑल्सो, दूध, फ्रूट, वेजिटेबल, वी नीड मनी. कोई बीमार है तो वी नीड मनी फॉर बाइंग मेडिसिन. एजुकेशन सर्विस के लिए भी वी नीड मनी. हाँ, पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है तो वी ऑल लाइक टू इन्वेस्ट इट ऑल्सो समवेयर, ताकि वो पैसा ग्रो हो जाए, राइट? वी नीड मनी फॉर मल्टीपल रीजंस. डिमांड फॉर मनी का मतलब, बच्चे को ये लगता है डिमांड फॉर मनी का मतलब है आई नीड मोर एंड मोर मनी इन माई लाइफ. नहीं, डिमांड फॉर मनी का मतलब है आई नीड मनी इन माई हैंड्स. आई नीड मनी इन माई हैंड्स, ताकि मैं उसको खर्च कर पाऊं. इमेजिन करो, आजकल ये यूपीआई सिस्टम चल रहा है ना, तो आई थिंक हम लोगों ने अपने हाथ में कैश कम कम रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जहां चाहें यूपीआई से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, राइट? जब पहले ये जमाना नहीं था ना यूपीआई का, हम सब पैसे अपनी पॉकेट में ज्यादा रखते थे. वी यूज्ड टू मेक श्योर कि ओह यार आज मैं पैसे लाना भूल गया. समझ रहे हो? आज की डेट में तो बिना पैसे के भी गुजारा हो जाता है. आई थिंक हर छोटी से छोटी दुकान, छोटे से छोटी रेडी, हर जगह यूपीआई से पेमेंट हो जाती है. मनी डिमांड का मतलब है वी नीड मनी इन आवर हैंड. अब इमेजिन करो अगर वो यूपीआई सिस्टम ना चले, हुआ तुम्हारे साथ कभी ऐसा कि यूपीआई चल ही नहीं रहा, वहां पे लिखा हुआ आ गया बैंक इज एक्सपीरियंसिंग फेल, पेमेंट ही नहीं हो रही है, उस समय क्या काम आता है? कैश. तो आई थिंक मेरा तो यही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि भले ही मेरे पास मोबाइल है, यूपीआई है, आई ऑलवेज कीप सम कैश, क्योंकि कभी भी ये फेल, मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट नहीं आ रहा, लो नेटवर्क एरिया है, तो आई नीड कैश इन हैंड. डिमांड फॉर मनी मीन्स डिमांड फॉर, वी ऑलवेज नीड रेडी कैश. और हमें गुस्सा आता है अगर यूपीआई फेल हो जाए. हम चाहते हैं कि यूपीआई कभी भी फेल ना हो. ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आप एटीएम में गए हो, कार्ड भी डाला है, पासवर्ड भी डाला है, सब कुछ, और उसने एंड में कह दिया कि कैश नहीं है इस मशीन में, एटीएम में कैश ही नहीं है? ये गलती आरबीआई की है, कमर्शियल बैंक्स की है. मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो एटीएम लगे होते हैं ना, उस एरिया का जो भी बैंक का मैनेजर होता है ना, जैसे एसबीआई है ना नीचे, एसबीआई का जो मैनेजर है ना, उसके कंट्रोल में होते हैं कि मेक श्योर करो कि ये जो एटीएम्स चल रहे हैं इनमें हर वक्त कैश होना चाहिए, ताकि लोग अगर आए तो वहां पे फेलियर ना हो, उनको कैश मिलना चाहिए. वी एक्सपेक्ट कि हम एटीएम में जाएं तो वहां पे कैश होना, नहीं तो इन एटीएम्स का कोई फायदा ही नहीं, कोई तुक ही नहीं है, फिर तो हम कैश घर में ही रख लेंगे ना. डिमांड फॉर मनी का मतलब है आई नीड लिक्विडिटी. लिक्विडिटी समझ में आ गया? मुझे मेरे हाथ में पैसा चाहिए तभी मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाऊंगी. क्लियर है ये चीज? डिमांड फॉर मनी डजंट मीन्स आई वांट टू बी रिच. नो भैया, इनकम सोर्स अलग है मेरा, मेरे को हाथ में हर समय. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे इनकम अर्न करती हूँ आईजीपी से, आपको क्या लगता है जितने भी पैसे मुझे देते होंगे, मैं सारे पैसे घर में इन्वेस्ट कर, घर ले लेती हूँ, उसका शेयर में लगा देती हूँ, या अपने पास भी रखती हूँ कुछ पैसा? क्यों? फॉर मीटिंग माई डे टू डे एक्सपेंसेस. ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मनी होती क्या है? प्लीज टेल मी व्हाट इज मनी. आज से कुछ साल पहले 1000 रुपए का नोट भी मनी था, बट एक झटके में इट लॉस्ट इट्स वैल्यू. व्हाट इज मनी? मनी इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर. मनी इज समथिंग जिसको आरबीआई कह देती है कि ये हमारे देश में मनी है, ये आप यूज कर सकते हो इन बाइंग गुड्स एंड. नहीं तो आप ये सोचो, ये जो एक 500 का नोट होता है, वो कबाड़ी वाले को दो, जिस दिन ये बंद हो जाएगा तो वो 500 रुपए का नहीं बिकेगा. वो इतना छोटा सा पेपर की अठन्नी वैल्यू भी नहीं देगा, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा उसका, क्योंकि उस कागज की 1 रुपए की भी वर्थ नहीं तो नहीं है. उसकी 500 रुपए की वर्थ किसने बना दी है? आरबीआई ने कह दिया कि नहीं नहीं, इसकी तो 500 रुपए वर्थ है, आप इससे 500 रुपए तक का सामान खरीद सकते हो. अब आप एक रजिस्टर का एक कागज उठाओ, उस पर 500 लिख दो, गांधी जी की एक फोटो बना दो, एक साइन कर दो गवर्नर के, तो उसके 500 रुपए क्या, कोई आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करेगा. मनी वो होती है, कह रहे इट इज अ लिक्विड एसेट. मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने उसको मनी का दर्जा दिया है एज पर इकोनॉमिक्स और एज पर प्रैक्टिस, कि वो रियल लाइफ में यूज होता है. कह रहे मनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इट कैन इंपैक्ट द कंट्रीज एग्रीगेट. आपको लगता है कि मनी पे ही सब चीजें डिपेंडेंट है? एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी. पैसा है तो ग्रोथ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है. पैसा नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं है. कह रहे मनी वो होता है एक लिक्विड एसेट. लिक्विड का मतलब जो रेडीली मेरे हाथ में अवेलेबल है. मनी किस किस चीज के काम आता है? यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ अकाउंट? हर चीज का यूनिट.
हर चीज को मेजर करने के काम आता है मनी, रुपीज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप उसको पे कर सकते हो टू बाय गुड्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। कैन मनी बी स्टोर्ड? कैन आई स्टोर अ मोबाइल फोन? आप एक मोबाइल फोन को घर पे रखो और उसको साल यूज मत करो तो गारंटी नहीं है कि साल के बाद वो चल जाएगा। आप एक गाड़ी खरीद लो 15 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, और उसको घर में रख दो और बंद कर दो 1 साल के लिए, पता नहीं 1 साल बाद वो चलेगी या नहीं। यू कैन नॉट स्टोर गुड्स एंड सर्विसेज बट यू कैन स्टोर मनी। इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू, खराब नहीं होगी। ठीक है। फोर्थ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब होता है लेट पेमेंट्स या डिलेड पेमेंट्स। आप मनी की वजह से आप फ्यूचर पेमेंट्स को भी सेटल कर सकते हो। भाई आज मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मुझे 1 साल बाद 1,10,000 रुपए दे दियो। हम ऐसी ट्रांजैक्शन फ्यूचर की इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मनी है। मनी से पहले कौन सा सिस्टम था? बहुत पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम था, तो इन्हें दिक्कत होती थी। बार्टर क्या होता था? गुड्स फॉर, मैम आज 10 किलो गेहूं दे दो, मैं आपको उसके बदले में 1 किलो गेहूं, 1 किलो घी दे रहा हूं। साल बाद कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे, कितना घी जाएगा, कितना गेहूं, बिकॉज घी एंड गेहूं इनकी वैल्यूज माइट चेंज। लेकिन 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा, 1,10,000 तो 1,10,000 ही रहेगा। कह रहे हैं मनी की वजह से हम फ्यूचर की पेमेंट्स में आराम से डील कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ मनी, कह रहे हैं मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। मतलब कह रहे हैं मनी वो चीज होनी चाहिए जो इंडिया में कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। आप किसी को डॉलर दो, रिक्शे वाले को तो डॉलर, वो कहेगा ये क्या है, फाड़ के फेंक दे, शायद उसको पता भी ना हो कि उसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि उसको तो किसकी वैल्यू पता है? रुपीज की। कह रहे हैं मनी ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग। मतलब बार बार मनी को चेंज आरबीआई नहीं करती। आपको क्या लगता है हर 2 महीने बाद नोटबंदी होती रहती है? नहीं, मनी लॉन्ग रन तक चलती। फोन 2 महीने बाद बंद हो सकते हैं, गाड़ी 2 महीने बाद बंद हो सकती है, लेकिन मनी बहुत जल्दी बंद नहीं होती। रिकॉग्नाइजेबल मतलब क्या आप लोगों को मैं नोट दिखाऊं तो आप बता दोगे कि ये असली है या नकली है? मैं आपको बता दूं, आप कमर्शियल बैंक्स में जाओ, जैसे एसबीआई या किसी भी बैंक में, तो उनके बैंक में ना एक बोर्ड लगा होता है जिसमें 10 भी नहीं, 15 पैरामीटर्स दे रखे हैं जिससे जज किया जाता है कि नोट असली है या नकली है। ऑल्दो हम इतने पैरामीटर्स देखते नहीं, हमें थोड़े बहुत पता है, हम गांधी जी की फोटो देख लेते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, वो बीच में ग्रीन लाइन है जो कभी ग्रीन हो जाती है, कभी डार्क ग्रीन हो जाती है, ब्लैक सी हो जाती है, हम ऐसे कई फीचर्स देख लेते हैं। बट 20 पैरामीटर्स है। रिकॉग्नाइजेबल मतलब आरबीआई ने बता रखा है कौन सा नोट असली है, कौन सा नोट नकली है। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब इसको आराम से कॉपी नहीं किया, उसमें इतने तगड़े फीचर्स होते हैं कि उसकी कॉपी बनानी काफी मुश्किल है। स्केर्स मींस मनी लिमिटेड है या हम सबके घरों में प्रिंट हो रही है? मनी की सप्लाई लिमिटेड है और कौन उसको कंट्रोल करे बैठा है? आरबीआई। पोर्टेबल, कैन यू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? मनी कैन यू कैरी योर हाउस एवरीवेयर यू गो, but you can easily carry money from one place to another. It possesses uniformity, मतलब पूरे कंट्री में 500 का नोट एक ही तरीके का होगा या इट इज चेंजिंग इन एवरी स्टेट? लास्ट पॉइंट का मीनिंग बताना। डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। तो मोबाइल फोन उठाओ और उसके टुकड़े कर दो 5-6, इट विल लूज इट्स वैल्यू। एक तरफ मैं आपको 500 का नोट दे रही हूँ और एक तरफ मैं आपको 100 के 5 नोट दे रही हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो अगर आप उसको तोड़ भी दोगे तो इट विल नॉट लूज इट्स वैल्यू। मैंने अभी आपको क्या बताया था? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर मनी? इट मींस आई वांट कैश इन हैंड, आई वांट लिक्विडिटी। कह रहे पीपल वांट टू होल्ड मनी। डिमांड फॉर मनी का एक और भी नाम है डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस। मुझे ये बताओ, व्हाई इज डिमांड फॉर मनी ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड? व्हाई इज डिमांड फॉर मनी ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड? सोच सकते हो? मैंने आपको डिमांड फॉर मनी का मतलब तो बता दिया, आई नीड लिक्विड मनी, आई नीड मनी इन माई हैंड्स, सबसे सेफ होता है। व्हाट डू यू मीन डिराइव्ड डिमांड? समझना ध्यान से। तुम्हारी मदर ने कहा बेटा जा ब्रेड ले आ, तो तुम उनको ये कहोगे ठीक है 1000 रुपये दो, ब्रेड 1000 रुपये की नहीं आती, आप कहोगे ठीक है मम्मी 50 रुपये दे दो मैं ब्रेड ले आता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बेटा वहां जा एक जीन्स उठा के ले आ, वहां से एक जीन्स है वो खरीद के लेकर आनी है, अब तुम उनसे 50 रुपये मांगोगे? अब आप ज्यादा पैसे मांगोगे। तो आप कितने पैसे मांग रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिराइव डिमांड का मतलब है हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अल्टीमेटली गुड्स एंड उनके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मैं कितने पैसे मांग रही हूं। आपने आईजीबी की फीस पे करनी थी तो आपने उनको ये कहा कि मुझे 10 रुपए दे दो? नहीं, पहले आपने ये देखा कि सर्विस की कितनी वैल्यू है, इस सर्विस की कितनी वैल्यू है, क्या अमाउंट है, क्या एमआरपी है, उसके अकॉर्डिंग आपने पेरेंट्स को कहा कि भैया इतने पैसे चाहिए। मतलब लोग कितनी मनी डिपेंड कर रहे हैं
सॉरी, लोग कितनी मनी डिमांड कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो कितने गुड्स डिमांड कर रहे हैं। अगर हम गुड्स ज्यादा खरीदेंगे तो हम मनी भी ज्यादा डिपेंड। डिराइव डिमांड का मतलब है, लिख लेना, डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन डिमांड फॉर जी ओब्लिक एस, समझ गए, गुड्स ओब्लिक सर्विस। डिराइव डिमांड का मतलब है इसकी डिमांड डिपेंड करती है किसी और चीज पे, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पे। मुझे अगर कोई भी गुड नहीं चाहिए तो मुझे कोई पैसे ही नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा गुड्स चाहिए तो मुझे पैसे भी ज्यादा चाहिए। बढ़े आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम लोग अपने सारे पैसे ही अपनी पॉकेट में लगे घूम रहे हैं या हम कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं? कह रहे पीपल, लोग पता क्या करते हैं, अपनी वेल्थ का कुछ पैसा अपने हाथ पे रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, और कुछ पैसा बॉन्ड्स की फॉर्म में रखते हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं समझना ध्यान से। आप और मैं बॉन्ड्स में, आप में से किसी ने बॉन्ड्स खरीदे हैं? आप में से किसी ने ब्रेड खरीदी है? हाँ। रेलवे की टिकट खरीदी है? हाँ। ये सब काम कर रहे हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? आपके पेरेंट्स ने हो सकता है बॉन्ड्स ना खरीदे हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कभी शेयर्स भी ना खरीदे हो, लेकिन हो सकता है आपके पेरेंट्स ने गोल्ड खरीदा हो, आपके पेरेंट्स ने गाड़ी खरीदी हो, स्कूटी खरीदी हो, मोबाइल फोन खरीदा हो, जिसको हम सेकेंड हैंड बेच के पैसे भी रिकवर कर सकते हैं, राइट? बॉन्ड्स को ना टिपिकली बॉन्ड्स मत समझना, बॉन्ड्स का मतलब है एनी मनी मेकिंग एसेट। बॉन्ड्स मीन्स एनी, बॉन्ड्स एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म की तरह यूज हुआ है। आप उसमें शेयर्स भी लिख सकते हैं, आप उसमें प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, आप उसमें गोल्ड भी लिख सकते हैं, एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आई एम श्योर आपके और मेरे पेरेंट्स ने सेविंग अकाउंट और एफडी में तो पैसा डाला होगा, बॉन्ड्स खरीदे ना खरीदे हो, लेकिन ये सब काम तो किए होंगे, सेविंग अकाउंट, एफडी, क्योंकि वहां पे हम क्यों पैसा लगाते हैं? ताकि पैसे से पैसा कमा ले। कह रहे लोग क्या चाहते हैं कि वो जितनी कमाई करे ना, कुछ पैसा इन्वेस्टेड हो और कुछ पैसा मेरे हाथ में हो, ताकि मेरी वांट्स फुलफिल हो जाए। आपके एग्जाम के लिए दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लर्न भी लिखूंगी, लर्न का मतलब लर्न नहीं है, लर्न का मतलब है कि मैम के अकॉर्डिंग दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहे कई सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि मुझे मनी ज्यादा चाहिए या कम। पहली फैक्टर बताओ, इनकम। मुझे एक बात बताओ, जिसकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए होगी, चांसेस है कि एवरी डे उसकी पॉकेट में 5,000 रुपए कैश हो सकता है? अगर किसी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है, क्या वो अपनी जेब में 5,000 रुपए लेके घूम सकता है या नहीं? लेके घूम सकता है। जिसकी मंथली इनकम 5,000 रुपए है, हो सकता है कि उसकी जेब में आज सिर्फ 200 रुपए हो सकता है, क्योंकि वो सेव करना चाहेगा और वो खर्च। बेसिकली जिनकी इनकम ज्यादा होती है ना, वो पैसा भी ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी ना, वो शायद अपनी जेब में 20,000 रुपए लेके घूम रहा हो, और जिसकी इनकम कम होगी शायद उसको, उसकी जेब में 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए होंगे। तो हम कितनी मनी डिमांड कर रहे हैं? मनी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी, कैश। मेरे हाथ में कितना पैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन माई इनकम। इनकम ज्यादा होगी तो मैं मनी डिमांड भी, क्योंकि तब मेरे फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, मेरे खर्चे ज्यादा होंगे। आप लिख सकते हैं बिकॉज देन हिज डिमांड फॉर जी ऑब्लिक एस विल ऑल्सो बी हाई। आप समझ गए? जिसकी इनकम ज्यादा है उसके खर्चे भी ज्यादा होंगे, फिर उसको पैसे भी ज्यादा चाहिए। सेकेंड पॉइंट बताओ। मार्केट में अगर गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होते रहेंगे तो लोगों की डिमांड फॉर मनी, किसकी डिमांड? मनी की डिमांड पूछ रही हूं मैं। अगर गुड्स महंगे होते जा रहे हैं, पुराने जमाने में लोग 50 रुपए लेके भी अपना पूरा दिन चला लेते थे, सब कुछ आ जाता था उन्हें, सब्जी, फ्रूट, दूध, सब कुछ, क्योंकि दूध तब 5 रुपए लीटर आता था। अब आज दूध ही 50-60 रुपए लीटर आ रहा है, तो मेरा 50 रुपए में गुजारा नहीं चलेगा। गुड्स महंगे होंगे तो मेरी डिमांड फॉर मनी भी, अभी तो पढ़ा था ऊपर कि डिमांड फॉर मनी इज डिराइव डिमांड। 50 रुपए की ब्रेड है तो मुझे 50 चाहिए, 1,000 रुपए की जीन्स है तो मुझे 1,000 रुपए चाहिए। कह रहे हैं अगर गुड्स का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की डिमांड फॉर मनी भी
पुराने जमाने में आप ये सोचो कि शायद हमारी जेब में 2 रुपए भी होता तो हमारा काम चल जाता। अब 2 रुपए में कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है। बैटरी वाला भी कम से कम 10 रुपए, तो मुझे कम से कम 10 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। गुड्स महंगे होते जाएंगे तो मेरे को पैसे भी ज्यादा चाहिए। वैसे जनरल प्राइस लेवल होता क्या? जनरल प्राइस लेवल मींस जो इकोनॉमी में जनरल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, महंगाई ज्यादा होती रहेगी तो लोगों को पैसा भी ज्यादा चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट रेट्स। बैंक में इंटरेस्ट रेट, सोचो जरा, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए हैं बैंक में, सेविंग पे, एफडी पे। इमेजिन करो, बड़े इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हारे ऑफिस से 1 लाख रुपए आया है, तो तुम क्या करना चाहोगे? इंटरेस्ट रेट्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, इन्वेस्ट ज्यादा और खर्च कम। लेकिन उल्टा करो, इंटरेस्ट रेट्स ना के बराबर है, तो शायद अब आप बैंक में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करोगे, आप सारा पैसा अपने हाथ में ही होल्ड करना पसंद करोगे, क्योंकि वहां रखने से तो मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो बेटर है बैंक में किसी और को देने से तो बेटर है कि मेरी जेब में ही रहे, बार बार मुझे एटीएम नहीं जाना पड़ेगा, बार बार मुझे यूपीआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। वैसे ना आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीन पे समझना, कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट पे क्वेश्चन ना आए। इंटरेस्ट रेट को कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। व्हाट डू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप सिंपल वर्ड्स में याद रखो, सैक्रिफाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस सैक्रिफाइस। मुझे आप एक बात बताओ, अगर पैसा मेरे हाथ में होगा, पैसा जो आपके और मेरे इस समय हाथ में है, तो मैं क्या सैक्रिफाइस कर रही हूं? मुझे वो इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा जो मुझे मिल जाता अगर पैसा मेरे हाथ में ना होता, बैंक में होता। मैं अपने हाथ में पैसा रखती हूं तो मैं एक चीज गवा रही हूं, इंटरेस्ट रेट। और आपको पता है कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसको लॉस ज्यादा हो, हम चाहते हैं हमें लॉस कम से कम हो। तो अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मेरा तो सैक्रिफाइस बढ़ रहा है, तो मैं फटाफट पता क्या चाहूंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना तो अपने पास मत रखो, बैंक में दे दो। तो इसका मतलब मेरी अब पता है इस क्लास में कोई ना कोई जरूर होगा, बच्चा बोलेगा नहीं मुझे, घर जाके जब वो पढ़ेगा ना वो ये सोचेगा यार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मनी कम, यार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मुझे और पैसा चाहिए। अब समझ रहे हो, बच्चा ये सोचेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मुझे और पैसा चाहिए। बेटा डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है डिमांड फॉर कैश इन हैंड। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो अब मुझे हैंड्स में नहीं चाहिए, मुझे बैंक में इन्वेस्ट करना है। इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ रहे इनकम कैसे बढ़ाई जाए, अपनी नौकरी कैसे करी जाए। इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि इनकम को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, हाथ में रखा जाए या बैंक में रखा जाए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो मेरी डिमांड फॉर मनी का मतलब है, उब्लिक मार के लिख लो ताकि गलती ना हो हमसे, डिमांड फॉर कैश इन हैंड मेरी कम हो जाएगी, मैं बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगी। आजकल लोग शेयर मार्केट में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बैंकों में इंटरेस्ट रेट नहीं है, बैंक में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलते तो हम वहां इन्वेस्ट करना पसंद, फिर हम कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट तो इजी सा है, पढ़ के बताना। ऐप बेस्ड ट्रांसफर्स मतलब पेटीएम वगैरह, पेटीएम, फोन पे, जब से ये लोग आ गई हैं एप्स, क्या लोगों ने हाथ में पैसा कम रखना शुरू कर दिया? कह रहे जब से ये फाइनेंशियल इनोवेशन आई है, नेट बैंकिंग, समझ गए कि अब मैं आपको बिना हाथ में पैसे दिए भी मैं आपको पैसे ट्रांसफर, ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, एटीएम की वजह से भी अब मैं पैसा हाथ में नहीं होल्ड करना चाहती। एटीएम का क्या मतलब होता है? 24 घंटे आप जब चाहें कैश। आपको पता है पुराने जमाने में, मेरे बचपन में ना एटीएम नाम की चीज नहीं होती थी, बैंक बंद हो जाते थे 4 बजे, 4 बजे के बाद वो किसी को अंदर नहीं घुसने देते थे। अगर 4 बजे के बाद आपको कैश की जरूरत हो तो भगवान भरोसे आपको नहीं मिलेगा बैंक से, क्योंकि एटीएम नाम की कोई, तो लोग ना 4 बजे से पहले इनफ कैश अपने पास रखते थे कि रात को कोई इमरजेंसी भी होगी तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। लेकिन आज नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि रात में भी इमरजेंसी होगी तो हम जब चाहें एटीएम से पैसे विड्रॉ, तो एटीएम की वजह से लोगों ने अपने हाथ में पैसे रखने कम कर दिए हैं, क्योंकि हम जब चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया? कह रहे जब से फाइनेंशियल इनोवेशन आई है लोगों की डिमांड फॉर मनी कम हो गई है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। समझ आ गया आपको ये टेबल? इसमें ना एक और कॉलम दे रखा था बीच का, उसको लर्न नहीं करना है, पर वो लिखा ये हुआ है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, मुझे पैसे भी ज्यादा चाहिए। जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो भी मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, पर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब मुझे मेरे हाथ में पैसा नहीं चाहिए, मैं बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगी। फाइनेंशियल इनोवेशंस आती हैं
तो मुझे पैसा कम चाहिए क्योंकि अब तो मेरा ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इन्होंने ना ये डायरेक्टली रिलेटेड इनडायरेक्टली का मतलब यही लिखा है, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में वर्ड आ सकता है कि इनकम और डिमांड फॉर मनी में कैसा रिलेशन है। तो डायरेक्ट का मतलब यही है कि इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। क्या आप सबको टेबल समझ आ गया? किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगी। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इस वर्ड का क्या मतलब है अपॉर्चुनिटी? इसको एक वर्ड में बोल सकते हो? मैंने इसका पूछा, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, अगर मैं हाथ में मनी होल्ड करूंगी तो मेरा सैक्रिफाइस हो रहा है इंटरेस्ट का। किसका सैक्रिफाइस हो रहा है? इंटरेस्ट का, जो मुझे कौन दे सकता था? बैंक। अगर मेरा सैक्रिफाइस कम हो रहा है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट का बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो मैं बैंक में नहीं, मैं फिर पैसे अपने हाथ में होल्ड करना चाहूंगी। माई डिमांड फॉर मनी विल बी हाई, क्योंकि वहां पे तो रख के मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो मैं पैसा हाथ में होल्ड करना चाहूंगी, बिकॉज हाथ में होल्ड करना सबसे सेफेस्ट है। एटलीस्ट मैं उसको कहीं और, पता है मैं हाथ में क्यों होल्ड करूंगी? एक और भी रीजन है उसका। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना तो मैं हाथ में होल्ड करूंगी और मैं वेट करूंगी कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी का। हाथ में रख लो ताकि अगर कोई अच्छा शेयर आ गया, कोई अच्छी प्रॉपर्टी आ गई, कोई अच्छी कोई गोल्ड में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैं वहां इन्वेस्ट कर लूंगी, क्योंकि यहां इन्वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आई वुड लाइक टू कीप माई मनी इन माई हैंड्स। क्वेश्चन समझ आ गया? तो अगर ये लेस होगा तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। वही उन्होंने यहाँ पे भी लिख रहा होता कि इनके बीच में इनडायरेक्ट का मतलब इनवर्स, इनडायरेक्ट और इनवर्स एक ही, एक और भी वो नाम होता है ना इनका, नेगेटिव। इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, एग्जाम में तीनों ही वर्ड्स आ सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, लिख भी लेना ये, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशंस, ऑल थ्री आर वन एंड द सेम। क्या आप सबको ये टेबल समझ आ गया? ऐसा सेम टेबल ना इस चैप्टर में एक और जगह है, जरा देखना। पेज है 201 पर एक पॉइंट है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो वो हम इस टेबल से पढ़ लेते हैं। कोई पॉइंट है जो हमने नहीं पढ़ा? बताना जरा, ये क्या होती है ब्रोकरेज फीस? जब हम शेयर्स को बेचते खरीदते हैं, सिर्फ शेयर्स ही नहीं, पता ब्रोकरेज फीस क्या होती है? कमीशन पेड टू बाय और सेल शेयर्स भी और घर प्रॉपर्टी भी। हम किसको कमीशन देते हैं? प्रॉपर्टी डीलर को भी देते हैं, गवर्नमेंट को एक स्टैम्प ड्यूटी भी देते हैं ताकि कागज मेरे नाम हो जाए। मुझे अब एक बात बताओ, अगर ब्रोकरेज फीस बढ़ जाएगी, कोई ऐप का नाम बताना जिसमें हम शेयर बेच खरीद सकते हैं। सुना है? ग्रो, और कोई? एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, कई एप्स हैं। आपको पता है ये एप्स कमीशन लेती हैं। इन्हें मतलब नहीं है तुम्हें शेयर में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तुमने वहां एक बाय या सेल की ट्रांजैक्शन कर दी, उनको तो कमीशन चाहिए ही चाहिए, वो तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लेंगे और उसका शेयर से कोई लेना देना नहीं है। वो क्योंकि आपको एक ऐप की सर्विस दे रहे हैं, जैसे वो नहीं होता ये जो एप्स हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, इन्हें मतलब नहीं है तुम क्या मंगा रहे हो क्या नहीं मंगा रहे हो, इन्हें तो डिलीवरी चार्ज चाहिए ही चाहिए। जो तुम चीज मंगा रहे हो उससे तुम्हारा नुकसान हो, खराब हो, इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें फिक्स्ड एक डिलीवरी चार्ज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये ऐप चला रहे हैं तो इनको एक पैसे चाहिए। अब इमेजिन करो, अगर शेयर को बेचने खरीदते समय मैं जो ब्रोकरेज फीस पे कर रही हूँ अगर वो बहुत ज्यादा होगी तो शायद मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगी। इसका मतलब मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी तो मैं पैसा कहाँ रखना पसंद करूंगी? अपने हाथ में, अपने हाथ में। तो अगर ब्रोकरेज फीस ज्यादा हुई, इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन की कॉस्ट अगर ये लोग ज्यादा चार्ज करेंगे तो फिर मेरी डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, मैं पैसा हाथ में रखूंगी और इन्वेस्ट करना बंद कर दूंगी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट?
शेयर को बेचते खरीदते समय जो ये लोग ब्रोकरेज फीस ले लेते हैं, अगर वो ज्यादा होगी तो मैं शेयर्स को खरीदना बंद कर दूंगी, मैं पैसा हाथ में होल्ड करूंगी। ये पॉइंट भी समझ आ गया। ये टेबल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, और इस टेबल में एक और एक्स्ट्रा वर्ड है जिसका मैम ने मतलब नहीं समझाया। कोई दिख रहा है तुम्हें? एग्जैक्टली, व्हाट इज ट्रांजैक्शन पर्पस, ये अभी हम पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। बाकी इस टेबल ट्रांजैक्शन पर्पस हम, अगर आप देखोगे पेज 197 पे हमारी बुक में दे रखा है, बट इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी सुनो कि इस चैप्टर में है क्या, जरा स्क्रीन पे देखना। मैंने जब चैप्टर 8 का यूनिट 1 स्टार्ट करा, मनी डिमांड, हमने पहला टॉपिक पढ़ा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। फिर मैंने आपको पढ़ा डेफिनेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी। कैन एनीबडी डिफाइन डिमांड फॉर मनी? डिमांड फॉर मनी मीन्स how much money I would like to hold it in my hands rather than invested in some bonds or shares or property. Demand for money means I want money in my, why? उसके रीजंस होते हैं, जो रीजंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर सेफ्टी पर्पस, मुझे कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है इसलिए मैंने पैसे अपने हाथ में रखे हुए। बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस वी कीप मनी इन आवर हैंड्स। मैं फॉरेन जा रही हूँ, फॉरेन की मेरी टिकट्स बुकड है, होटल बुकड है, सब कुछ बुकड है, लेकिन मैं फिर भी हाथ में कैश रखूंगी कि अगर बाय चांस मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वी होल्ड मनी फॉर मल्टीपल रीजंस। आपके साथ हो सकता है इस समय आपके पास मेट्रो कार्ड है, वो भी पूरा चार्ज है, उसमें भी बैलेंस है, फिर भी हम कैश रखते हैं अपने पास फॉर सेफ्टी पर्पस की बाय चांस कुछ हो जाए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें पता है क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है कई थ्योरीज हैं ऑफ डिमांड फॉर मनी। 3 थ्योरीज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तीसरी थ्योरी केन्स ने दी है। किसने दी है? जैसे वो नहीं होता, एक बहुत पुरानी थ्योरी है, उसमें फिर कमी थी तो अगली थ्योरी आ गई, उसमें कमी थी तो अगली थ्योरी आ गई। केन्स की थ्योरी के बाद भी 3 और थ्योरीज आई हैं। टोटल हमें इस चैप्टर में 6 थ्योरीज पढ़नी है। कितनी थ्योरी? 6 थ्योरीज। फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एंड आई एम श्योर आपने 11th-12th में ऐसी कोई थ्योरीज नहीं पढ़ी हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया हमें पहले 3 थ्योरीज पढ़नी है। कोई क्लासिकल थ्योरी है, कोई नियो क्लासिकल थ्योरी है, कोई केन्स थ्योरी है। टॉपिक्स कोई बहुत इजी नहीं है। मैं चाहती तो बहुत इजी चीज़ें भी स्टार्ट कर सकती थी। इजी का मतलब लॉ ऑफ डिमांड है हमारे सिलेबस में। लॉ ऑफ डिमांड मैंने जानबूझ के स्किप करा, वो चीज़ जो आप 11th-12th में पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं, पढ़ाऊंगी, बट आई वॉन्ट टू टीच डिफिकल्ट चैप्टर्स फर्स्ट। नीचे वाला तो बिल्कुल ही 5th to 10th तो बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। जानबूझ के पहले हम ये पढ़ेंगे, तब बच्चे का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाता है, क्योंकि इनको आपको रिवाइज करने का काफी टाइम मिल जाएगा। इजी चैप्टर्स हम बाद में भी कर सकते हैं, एंड के लिए डिफिकल्ट नहीं छोड़ेंगे, एंड के लिए इजी चैप्टर्स छोड़ेंगे। वो मैं अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करती रहूंगी, कभी कोई डिफिकल्ट चैप्टर करेंगे, कभी कोई इजी चैप्टर करेंगे। आज का डे है थर्सडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। चैप्टर 5 का टेस्ट होगा ट्यूसडे को। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस होंगे कुछ 20-25 क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी तो है नहीं, एमसीक्यू है। बच्चे को करने में ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, कई मुझे 10 मिनट में ही पेपर करके दे देंगे, क्योंकि ईजी चैप्टर है। चैप्टर 5 का टेस्ट है ट्यूसडे को, लेकिन समझना मेरी बात, पहले मेरी क्लास होगी 9 AM टू, जब तक मेरा टॉपिक चलेगा 9 से 10:30, 10:35, 40 तक क्लास होएगी। ऐसा नहीं है कि उस दिन सिर्फ टेस्ट है तो क्लास नहीं है। टेस्ट मात्र 15-20 मिनट का होगा। एमसीक्यू है ना, उसमें घंटों थोड़ा ना लगेंगे आपको करने में। ठीक है, पहले क्लास होगी, एंड में फिर मतलब इस हिसाब से टेस्ट होगा। आप मेरी बात समझ गए? क्लास भी है, इको का टेस्ट भी है, और उसके बाद मैथ्स की क्लास भी है। समझ आ गया कैसे होगा? टेस्ट कैसे होगा मैं वो भी बता दूं। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। हर क्वेश्चन के सामने ऐसे मैंने सर्कल बनाए होंगे। आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगे आपको उसको, आई एम श्योर आपको पता ना कि ओएमआर शीट पे हमें टिक नहीं करना होता है, हमें कलर, सर्कल को कलर करना होता है, और ऐसे नहीं कलर करना। आपकी ओएमआर शीट्स यहाँ पे नहीं, इंस्टीट्यूट में जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर से चेक होती हैं, कंप्यूटर इसको रिजेक्ट कर देता है। अगर आपने ऐसे भी करा तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आपने ऐसे भी करा, डी भी उड़ा दिया साथ साथ, तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। वो इनवैलिड माना जाता है, शायद नेगेटिव मार्किंग ही हो जाए। कलर करने का सही तरीका सिर्फ ये है जो मैंने ए के साथ करा है।
समझ में आ गया? प्रॉपर कलर को सर्कल करना है। तो जो जिस दिन आपका टेस्ट होगा इको का, क्वेश्चन के साइड बाय साइड आपको सर्कल करना है और आपको यही चेक होके वापस आपको यही आंसर शीट्स आपकी वापस मिल जाएंगी, जिनको आप संभाल के रखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या लगता है नहीं, मैं आपको वैसे बता दूं, मैंने जो भी टेस्ट हैं मेरे या बाकी टीचर्स के भी, मैंने गूगल से क्वेश्चंस नहीं लिए, मैंने मन से नहीं बनाया, मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चंस नहीं लिए। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आईसीआई के क्वेश्चन बैंक से ही मैंने निकाले हुए हैं। समझ आ गया? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर्स को हम संभाल के रखेंगे क्योंकि इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं। समझ में आ गई बात? आपने क्या क्या करना है, बिजनेस साइकिल को बुक से रिवाइज करना है, आईसीआई के मॉड्यूल से समरी और एम्स। मैम बुक तो है नहीं हमारे पास, हम क्या करेंगे? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कल परसों, अगर आप ऐड हो गए हैं तो बढ़िया है, अगर आप ऐड नहीं हुए तो मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आज आपके स्टडी मटेरियल की पूरी पीडीएफ, ये कुछ लगभग 700 पेजेस की है, मैं ये बुक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो जिनको मॉड्यूल नहीं मिला वो पीडीएफ से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ आ गया? बहाना नहीं चाहिए मैं मेरे पास बुक नहीं थी। अरे बुक नहीं थी, मेरे पास भी बुक नहीं है भाई, मैं भी तो यहीं से पढ़ रही हूँ, तो आप भी ऑनलाइन पढ़ लो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ट्यूसडे को हर बच्चा टेस्ट देगा और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। और प्रॉपर प्रिपरेशन में होता है दीप्ति मैम की बुक पढ़ी हुई हो, आपने नोट्स पढ़े हो पूरे, समरी रीड करी हो और सारे एमसीक्यूज करे हो। इनफैक्ट मैं एक चीज और बोलूंगी, मैंने सारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 के, कितने एमसीक्यू है बुक में, शायद कुछ 25-30 थे, 30 एमसीक्यूज है इस चैप्टर में, मैंने 30 के 30 एमसीक्यूज अपने यूट्यूब चैनल पे भी सॉल्व करे हुए। इसीलिए अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ते हुए लगता है कि यार, क्वेश्चन पढ़ते हुए नहीं, हम बेसिकली इनहेरेंटली लेजी होते हैं बच्चे, तो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो से भी सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने उस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताया कि इसका आंसर सी क्यों है, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि इसका आंसर अगर ए बी डी नहीं है तो वो क्यों नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक, मैं सब कुछ आज अपने जो मैंने ग्रुप बनाया था उसमें मैंने अभी कोई पीडीएफ शेयर नहीं करी थी, अब मैं कर दूंगी। तो अगर कोई अभी भी ऐड नहीं हुआ है मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको, मुझे अपना नाम सितंबर 26 जेपी मॉर्निंग, जेपी इस जनकपुरी मॉर्निंग बैच, ये लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। 2-3 दिन में मेरा रोहिणी का भी ग्रुप बन जाएगा, तो ऐसा ना हो कि आप रोहिणी के बैच में ऐड हो। आप खुद ग्रुप का टाइटल भी पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा होगा सितंबर 26 जनकपुरी, कि आप सही ग्रुप में एडेड हैं। एक बार ना एक बच्चा गलती से गलत ग्रुप में ऐड हो गया था और मैंने उसमें मैसेज कर दिया कि कल सुबह 9 बजे क्लास है, वो वहाँ रोहिणी 9 बजे पहुंच गया क्योंकि उसको लगा कि वो उसका ग्रुप है। आप समझ गए? तो मेक श्योर कि आप सितंबर 26 के जनकपुरी वाले ब्रांच के मेरे ही ग्रुप में ऐड होंगे। समझ आ गया? आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को हम चैप्टर नंबर 8 ही कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट होगा बिजनेस साइकिल का ऑन ट्यूसडे, क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगा। ठीक है? आई सी यू ऑन ट्यूसडे, सैटरडे। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।